Hello guys, after the declining of the Tihar Empire in North India, which was defeated by Rashtrakoot rulers like as King Indra III and Krishna III, what was happened in North India? Today we will discuss about attackers like as Mahmud Ghaznavi, Muhammad Ghori, and this type of attackers we will discuss, and we will also discuss the Rajput rulers. So I request you to see full the video, and this video will be in Hindi and English both. So let's we start, and so please see the full video. तो गाइज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आप क्लर्क से लेकर अगर यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले आपके छोटे एग्जाम के लिए जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, यानी कि क्रोनोलॉजी हम सारी डिस्कस करेंगे। क्रोनोलॉजी के बाद हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे पहले हिस्ट्री से डर लगता है तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप बेमन से भी वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका हिस्ट्री में जो इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, और अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपकी भी है थोड़ी सी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं और चलते हैं शुरुआत पर। अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में अटैकर्स कौन आए, ये देखो प्रतिहार एम्पायर जो था, जैसा कि मैंने बोला, वो जब नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रॉय हो चुका था तो 1000 से लेके यानी 1000 एडी से लेके 1200 एडी तक हमारे नॉर्थ इंडिया में एक खाली जगह हो गई थी। तो उसके बाद इन लोगों का सबने फ़ायदा उठाना चाहा, लेकिन उससे भी पहले बहुत सारे फ़ायदा जब नॉर्थ इंडिया में प्रतिहार पाल जैसे रूलर्स थे, स्पेशली साउथ इंडिया में भी डेक्कन रूलर में राष्ट्रकूट रूलर थे, तो उन सबको फ़ायदा उठाना चाहा। सो वी विल डिस्कस क्रोनोलॉजी इन स्मार्ट वे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मोहम्मद बिन कासिम। प्लीज़ लर्न मोहम्मद बिन Qasim. All questions we will discuss about Muhammad bin Qasim. If we talk about Muhammad bin Qasim, so he attacked only one time in India. He attacked only one time, and after that, I want to discuss that. He came in 712 AD. 712 AD in Sindh area. In Sindh area, I will show you the map also of Sindh area, and he was the first leader who acquired जजिया, जिसने जजिया लागू किया था। ये मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला रूलर था, ठीक है। यानी कि पहली बार अगर जजिया किसने लागू किया तो मोहम्मद बिन कासिम था। और अगर इसके बारे में आप पूछो तो किसने लिखी थी ये बुक, ये चचनामा से हमें पता पड़ता है। अगर चचनामा की बात करूं मैं, तो जब ये इसने एरिया मतलब अपने सिंध एरिया पे अटैक किया था, तो उस टाइम जो वहाँ का एक ब्राह्मण लीडर था, ब्राह्मण राजा था चच, जिसका नाम था, अगर उसकी बात की मैं बात करूँ आपसे, मोहम्मद बिन कासिम, तो उसने दाहिर, फिर उसका बेटा था दाहिर, उस राजा पे अटैक किया था, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ये जो था मोहम्मद बिन कासिम, ये उम्मयद कैलिफेट का था, यानी कि एक उम्मयद कैलिफेट होती थी मोहम्मद बिन कासिम की, उम्मयद कैलिफेट। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैलिफेट का था ये? उम्मयद कैलिफेट, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम को अगर एक बार हम समराइज करें तो एक बार समराइज कर लीजिएगा मोहम्मद बिन कासिम को। ये देखिए, इसने सिंध एरिया पे अटैक किया, सिंध एरिया पे अटैक किया, वन टाइम अटैक था इसका, 712 यानी 712 एडी में इसने अटैक किया। और अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो इसके बारे में जो हमें मिलता है, जो चचनामा 1236 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था चचनामा, ये इस बुक में हमें मिलता है इसका सारा एरिया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने दाहिर जो राजा था उस पर अटैक किया, जिसे हम दोआब रीजन में मानते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसने कंट्रोल जो किया था वो पंजाब को, लोअर पंजाब को कंट्रोल कर लिया था, जो इस समय पाकिस्तान के एरिया में, ठीक है। मेरे हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। 712 एडी ध्यान रखना, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके बाद की मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट टॉपिक थे महमूद गजनवी। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है हमारा महमूद गजनवी की। अगर मैं बात करूं आपसे, है ना, जिसे आप गजनी के नाम से भी बोल देते हो, इसने इंडिया में 17 टाइम अटैक किया। इंडिया में इसने 17 टाइम अटैक किया। अगर मैं महमूद गजनी की आगे बात करूं तो इसने जो रूल था इसका 998 से 1030 एडी तक इसका रूल था। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसने, जैसा मैंने बता दिया, 17 रेड कर दी थी इसने। और इसका जो दूसरा नाम था वो था वट सिकन। इसका जो दूसरा नाम था महमूद गजनी का वो था बट सिकन, जिसका मीनिंग होता है आपका ब्रेकर ऑफ द आइडल्स, ब्रेकर ऑफ द आइडल्स, ठीक है, ब्रेकर ऑफ द आइडल्स। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी में हम महमूद गजनवी की बात करें तो इस सन था, जो महमूद गजनवी सन था, ये जो सन था ये था शुभ उस तुजकिन, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो अभी हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें मैं बता दूंगा क्या था। अगर मैं इसकी रेड की बात करूं तो इसने कन्नौज में जो रेड करी थी, जो इसकी इंपॉर्टेंट रेड में मानी जाती है, कन्नौज सिटी को जो इसने डिवेस्टेड किया था वो 1018 में किया था। और इसने जो सोमनाथ टेम्पल रेड है वो बहुत फेमस है,
जो कि इसने 1025 में करी थी, 1025 में। देखो भाई, सबसे पहले शहर पे कब्जा किया, उसके बाद मंदिर पे कब्जा किया, इस चीज़ को ध्यान रखना। पहले 1018 में कब्जा किया, उसके बाद 1025 में कब्जा किया, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा बस इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बस एक बार क्रोनोलॉजी आप देख लीजिएगा पूरी, ठीक है। मेरे हिसाब से महमूद गजनी आपके लिए इतना ही है। अगर मैं महमूद गजनी की बात करूं तो ये सेल्जुक एम्पायर के बाद आया था। सेल्जुक एम्पायर की जब डेथ हो गई थी, सेल्जुक एम्पायर के बाद ये आया था। सेल्जुक एम्पायर के बाद मोहम्मद गजनी जो है इसका एम्परर लागू हुआ था, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इसके बाद अगर मैं महमूद गजनवी के बाद की बात करूं, जो तीसरा है वो है मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसके बाद की हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी ने। देखो, मोहम्मद गौरी ने जो अटैक किया था वो इंडिया में 5 टाइम अटैक किया था। मोहम्मद गौरी ने 5 टाइम अटैक किया था। पहला जो इसका अटैक था वो 1175 में था, जो कि इसने मुल्तान में किया था, मुल्तान में किया था पहला अटैक। अगर मैं इसके दूसरे अटैक की बात करूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पहला 1175 में हो गया, तो दूसरा जो इसका अटैक था 1178 में था, जो इसने माउंट आबू पे किया था, माउंट आबू पे किया था। अगर मैं इसके तीसरी अटैक की बात करूँ 1191, जो बैटल ऑफ तराइन, जिसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ तराइन जो था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। राजपूत रूलर्स भी आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगला अटैक जो था इसका 1192 में था, और अगला अटैक जो था 1194 में। ये तीनों अटैक हम पूरे डिटेल में डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद की गैस मैं बात करूं तो आपसे, इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है 1206 एडी से। दिल्ली सल्तनत जो शुरू होती है फिर आपकी 1206 एडी से शुरू हो जाती है, 1206 से 1526 एडी तक शुरू हो जाती है। और अगर मैं आपसे दिल्ली सल्तनत की स्पेशल बात करूं तो इसमें सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी थी, जिसे हम दिल्ली सल्तनत चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अब वीडियो देखना शुरू कीजिएगा, अब मजा आने वाला है आपको, ठीक है, एकदम फुल मजा आने वाला है। बस एक और चीज़ समझ लीजिएगा इसमें, जो आपको याद करने वाली है। जो इस्लाम था वो जो प्रीच और फाउंड किया गया, वो प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा फाउंड किया गया था। इस चीज़ को बस थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा। मैं बताऊंगा अभी आपको ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ। और ये जो था इनका जो जन्म काल था वो 570 से 632 एडी तक था, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम क्रोनोलॉजी बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लूँ मैं लास्ट में। ये 1 लाइनर क्वेश्चन, अगर आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्रोनोलॉजी। इसके बाद हम इतिहास देखेंगे कि किसने कैसे काम किया, ठीक है। और राजपूत रूलर्स की भी हम डायनेस्टी पूरी डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एक बार समझ लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम एक बार अटैक 712 एडी में आया, एक बार अटैक 712 एडी में आया, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं महमूद गजनवी 17 बार अटैक, और इसका जो राज था वो 998 से 1030 तक था, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं लास्ट डिस्कस कर लूँ आपसे मोहम्मद गौरी, इसके बाद मैं अगर आपसे डिस्कस कर लूँ मोहम्मद गौरी, तो ये जो आया था मोहम्मद गौरी की अगर मैं स्पेशली आज बात करूं तो इसने 5 बार अटैक किए थे। और आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने ही कोइंस में गॉडेस लक्ष्मी जी की फोटो लगवाई थी, जो मुस्लिम शासन, अगर आपको इससे मुस्लिम में मानते हो तो, ठीक है। हालांकि दिल्ली सल्तनत में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस हम शुरू करते हैं सतीश चंद्रा बुक से, और ये 5वां चैप्टर है इसमें, द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 1000 से 1200 एडी हम पूरी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी डिस्कस करेंगे, मजा आने वाला है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार आपको मैं थोड़ा सा मैप दिखाना चाहूँगा, एक मैप दिखाना चाहूँगा आपको। आप उस मैप पे पहले नज़र एक बार देख लीजिएगा ध्यान से उस मैप को, बहुत अच्छा मैप है आपके लिए। ये मैप देख लीजिएगा इस, आप एक चीज़ समझ लीजिए, देखो गजनी यहाँ पे, ठीक है। आज के अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो लगभग गजनी वहीं पे रहा होगा, ठीक है। मुल्तान और ये लाहौर आपको पता है पाकिस्तान के एरिया की बात करूँ मैं यहाँ पे, और अगर आप सिंध एरिया की बात करो तो वो भी यहाँ पे हम डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं जो अभी बैटल ऑफ तराइन पढ़ाऊँगा वो आपको यहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिएगा। इस समय जो मैं आपसे अभी बात करूँगा राजपूत रूलर्स की, उन राजपूत रूलर्स को भी आप देख लीजिएगा कि राजपूत रूलर्स कहाँ हैं। तो आप देख लीजिएगा चौहान, यहाँ पे अभी मैं सबसे बात करूँगा कौन सा रूलर कहाँ था, गढ़वाल। जब इस मैप को हम देखेंगे चालुक्यास, ठीक है। इसमें अगर आपको दिल्ली दिख रही हो तो दिल्ली पे यहाँ पे तोमर और लिख लीजिएगा, दिल्ली पे तोमर, ठीक है। इस चंदेलाज, इन सब की हम बात कर लेंगे। सेनास है ना, सब राजपूत रूलर्स की बात करेंगे। अभी आपको जो 3 चीज़ें देखनी है, गुड़ देख लीजिए, गजनी देख लीजिए, लाहौर देख लीजिए, तराई देख लीजिए, ठीक है। ये मैप आप देख लीजिए, 1200 एडी के आसपास का मैप है ना। तो इससे पहले हम चलते हैं शुरुआत में, हाँ जी। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए ये नोट्स तो आपको मिल जाएगी PDF फाइल पूरी, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि KNP एनालिसिस है, जिसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो बात करते हैं गाइस जिसकी हम शुरुआत में, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया आप जिसे बोलते हो, आज मैं आपको बता दूं सेंट्रल एशिया जो आज की कंट्रीज का अगर मैं नाम बोलूँ तो तुर्कमेनिस्तान,
है ना, उज्बेकिस्तान, ये जो कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिजिस्तान, ये सारे एरिया इनको तजिक हम सेंट्रल एशियाज बोलते हैं। और अपना नॉर्थ इंडिया है ही है, आपको पता होगा उस समय का नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान भी नॉर्थ इंडिया में आता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तुर्क्स आने लगे थे, यानी कि तुर्क्स जो आने लगे थे, मैं बताऊँ आपको तुर्क्स कैसे आए, ठीक है। ऐबसिड कैलिफेट जो था, यानी कि वो डिक्लाइन में था, ठीक है। ऐबसिड जो कैलिफेट था वो डिक्लाइन में था, और उसके बाद जो रूल थे वो इस्लामाइज्ड तुर्क्स, यानी कि तुर्क्स जो थे वो अपने आप को इस्लाम का फॉलोअर बताते थे, ठीक है। फिर वो आने लगे भाई 9th सेंचुरी में एज ए वो पैलेस गार्ड, मर्सनरी सोल्जर की तरह आए थे, ठीक है। भाई एक और चीज ध्यान रखना, जो सोल्जर थे उन्हें बाद में किंग मेकर बन गए, पहले सोल्जर थे वो बाद में किंग मेकर बन गए, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी कभी अपने भी धोखा दे देते हैं, ठीक है। बाकी वो आज हक डे है ही है, तो आप सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। आप अपनी अच्छाइयों को जरूर अपने से हक कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है ना। तो वो जो तुर्क्स थे, आप एक चीज़ समझिए, एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, जैसे अभी मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया था जहाँ पे गजनी, आप एक चीज़ समझो, तुर्क से यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से स्पेशली, जब यहाँ से उस टाइम नहीं था ये कुछ भी, अगर यहाँ से तुर्क से आ रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे इस्लामाइज का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था, है ना, तो इन्होंने बोला कि भाई हम सच्चे इस्लाम वाले हैं। इनका जो पहले नाम था वो टाइटल था अमीर उल उमरा, इसको ध्यान रख लेना, स्पेशली बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमीर उल उमरा किसको बोला था, जिसका नाम इन्होंने कमांडर ऑफ कमांडर के नाम से भी जाना जाता है। अमीर उल उमरा को कमांडर ऑफ कमांडर के नाम से जाना जाता है। पहले खुद को अमीर बुलाया, और जब अमीर हो गए तो खुद को सुल्तान बुलाया, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना, पहले खुद को अमीर बुलाया और जब अमीर हो गए तो सुल्तान बुलाया। ये किसने बुलाया था, तुर्क्स ने, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात कर लें तो तुर्क्स जो थे वो निश्चित रूप से अपना धीरे धीरे कब्जा करते थे। अगर मैं तुर्क्स की बात करूं, ये सक्सेसफुल क्यों हुए, सबसे पहली बात देखो भाई, क्या उस समय के जो राजा थे, जो ऐबसिड कैलिफेट थी, उसकी कमी क्या रही थी, एक चीज समझना भाई, जो घोड़े होते हैं ना, गधे घोड़े, वो चल ज़्यादा लेते हैं, है ना। तो ये भी तुर्क्स वही थे, है ना। इनको घोड़े पे चलने की ज़्यादा प्रैक्टिस थी, और भैया बैठने की तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी इनको कि आराम से घोड़े पे कितनी भी देर इनको बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो इन्होंने इस चीज़ का बहुत फायदा उठाया और ये अपना कब्जा करने पे चलने लगे, ठीक है। अगर मैं आपसे इसके आगे की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गुर्जर प्रतिहार एम्पायर जो था वो डेस्ट्रॉय पे था। अगर मैं गुर्जर प्रतिहार एम्पायर की बात करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गुर्जर प्रतिहार एम्पायर की जो फाउंडेशन थी वो किसने की थी। और आप बोलेगे भाई ये तो बताया नहीं, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं आपको इसमें बता चुका हूँ, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार एम्पायर की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडिया में जो डिवेस्टेड हो गया था, जिसका मैंने भी आपको बताया वीडियो में, जब मैंने शुरुआत में बताया था कि कृष्णा थर्ड और इंद्र थर्ड रूलर के द्वारा इनको हरा दिया गया था। कृष्णा थर्ड और इंद्र थर्ड रूलर के द्वारा इनको जब हरा दिया गया निश्चित रूप से, तो फिर इसके बाद कुछ जगह खाली होने लगी। काबुल, कांधार, नाइबरिंग एरिया जो है, जिसे हम जबल और जमीन द्वार बोलते हैं, ठीक है, वो भी अल हिंद और इंडिया, पहले इंडिया का अगर मैं नाम बोलूं तो अल हिंद भी नाम था इंडिया का, ठीक है, जो वो लोग अल हिंद बोलते थे इसको, है ना। अगर हिंद की बात करूं, क्यों बोलते थे, क्योंकि हिंदू रीजन था। अगर दूसरी बात करूं तो हिंदू कुछ जो घाटी है उसकी भी शुरुआत यहीं से होती थी, हालांकि इस टाइम नहीं होती है, लेकिन उस टाइम अफगानिस्तान को भी जैसे इंडिया में ही माना जाता था, ठीक है, तो उसको भी हम अल हिंद के नाम से बोलते थे, जो हिंदू कुछ घाटी है। अगर इसके आगे की बात करें तो देखिए, वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदू रीजन सबसे ज्यादा फॉलो होता था। अगर मैं बात करूं, आप बोलो भाई बुद्धिस्ट रिलीजन सबसे ज्यादा फॉलो होता था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, गैज अगर आपको कुछ भी चीज देखनी है ना हिस्ट्री में, एक चीज देख लीजिएगा, बिना सबूत के आपको कुछ नहीं मानना है, ठीक है। जहां सबूत नहीं होता वहां ऐसा लगता है कि ऐसा प्रतीत हुआ होगा, है ना। इट मे बी सीम्स एज, ठीक है, जहां भी ये लाइनें आती हैं आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ घपला है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, कुछ घपले की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बुद्धिस्ट मूर्ति की बात कर लेते हैं। आप मूर्ति देखिए, जो 53.5 मीटर की बुद्धा की बामियान की मूर्ति हो, कैसी मूर्ति रही होगी, 53.5 मीटर की, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो डायनेस्टीज थी, वहां पे बहुत सारी डायनेस्टीज थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मेन रूलर आते हैं वो आते हैं गजनविड्स, है ना। गजनविड्स आपको पता होगा, मोहम्मद गजनवी, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ईरान जो रूल्स था वो समानिस्ट के द्वारा, ईरानियंस जो थे डिसेंट में समानिस्ट के द्वारा रूल किया जाता था। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, जो नॉन मुस्लिम तुर्किस थे वो मैंने आपको बताया वो आ गए, ठीक है। इट वाज ड्यूरिंग द स्ट्रगल दैट ए न्यू टाइप ऑफ सोल्जर, पहले देखो आप एक चीज ध्यान रखो, तुर्क्स पहले कौन थे भाई, तुर्क्स पहले कौन थे जल्दी बताओ, मैंने आपको बताया सोल्जर थे ना। इसी तरह से आप ध्यान रखना, गाजी जिसे हम गजनी भी बोलते हैं, वो भी पहले एक सोल्जर थे, यानी कि सैनिक थे, ठीक है। अब आप एक चीज समझो भाई, सैनिक को पता पड़ जाती है किसके साथ कौन सी लड़ाई लड़नी है, कैसे लड़ाई लड़नी है, इधर से जाऊं मैं, इधर से आऊं, ये सब चीजें सैनिक को पता पड़ जाती है, और बाद में सैनिक सबसे ज्यादा सफल राजा बन जाता है, ठीक है। और गारंटी किसी की कोई नहीं होती है ना। अब इसके बाद फिर यही हुआ, जो गाजी थे वो एकदम मतलब तुर्क्स के खिलाफ वो लड़ने लगे, ठीक है। तुर्क्स मैंने आपको बताया जैसे आ चुके थे तुर्क्स के खिलाफ
खिलाफ लड़ने लगे। अच्छा, उन्होंने अपने आप को, जो तुर्क्स थे उनको एक मुसलमानों का एक विरोधी बोले, लेकिन वो अपने आप को मुसलमानों का एक पक्षकार बताने वाले थे। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो गाजी जो थे वो मिशनरी ज़्यादा थे, यानी कि उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई इस्लाम धर्म को प्रीच करो। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो मुस्लिम जो थे, स्टेट जो थे, उन्होंने तुर्क्स के खिलाफ भी आंदोलन शुरू किया। हालांकि उसके बाद फिर भाई देखो, कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि जिसको राज करना हो ना, वो अपने धर्म की बात करो, आप माँ बाप को चेंज कर दो जिसको राज करना हो। तो तुर्क्स ने भी यही किया। तुर्क्स ने अपना बोला नहीं 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 भाई, हम तुर्क्स नहीं है, ठीक है, हम कहीं बाहर से नहीं है, हम भी मुस्लिम हैं, हम भी मुस्लिम बन जाते हैं। भाई वो बन गए मुस्लिम। ठीक है, अब जब वो मुस्लिम बन गए तो फिर इस्लामिस्ट तुर्क्स जो है वो भी ग्रेटेस्ट डिफेंडर होने लगे मुस्लिम रिलीजन के, है ना। उन्होंने बोला ठीक है हम भी इस्लाम को देखेंगे। हालांकि उन्होंने डिफेंस ऑफ इस्लाम के साथ साथ प्लंडर यानी कि लूट को बहुत बढ़ावा दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान कर लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ तक समझ लीजिएगा, हम 3 पेज डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले जो तुर्क्स आए थे, ठीक है, तुर्क्स जो आए थे वो भी एक सोल्जर थे, वो सोल्जर थे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। सोल्जर थे जिनका नाम पहले अमीर था, जो अमीर हो गए तो फिर उन्होंने सुल्तान रख लिया अपना नाम। ठीक है, अगर मैं तुर्क्स के बाद की बात करूँ तो फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, गुर्जर प्रतिहार एम्पायर का डिस्ट्रॉय हुआ था, इसलिए फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो गजनी का पॉइंट आता है। अगर मैं गजनी की बात करूँ तो वो एज ए मुस्लिम फाइटर यानी कि एज ए मिशनरी फाइटर लड़े थे, और उनकी डर की वजह से बहुत सारे तुर्क्स जो है वो मुस्लिम हो गए थे। यहाँ तक एक समराइज कर लिया हमने, यहाँ तक समझ आ गया होगा। और फिर तुर्क्स ने भी बोला हाँ भाई हम भी बढ़ावा देंगे, वो भी मुस्लिम हो गए, और जब वो मुस्लिम हो गए तो उन्होंने लूटपाट को ज़्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप एक बात करना चाहें तो एक तुर्किश स्लेब था जो अल्प टिगन के नाम से जाना जाता है, और जिसने अपनी कैपिटल गजनी बनाई थी अल्प टिगन ने। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें जो महमूद गजनवी की बात करते हैं, जो फेमस रूलर हुआ यहाँ पे, उसने जो थ्रोन है गैस वो 1998 में 998 से 130 तक गजनी पे उसने राज किया था। अब एक चीज़ ध्यान रखना भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, जो गजनी है ये खुद को इस्लाम का हीरो मानते थे। इन्होंने अपने आप को मान लिया हीरो, भाई हम तो इस्लाम के हीरो हैं, हमसे बड़े हीरो है क्या कोई। ठीक है, और जो अपने आप को हीरो मान लेता है उसे पब्लिक भी पूजने लगती है। ठीक है, आपका भी कोई ना कोई फेमस हीरो रहा होगा। और इन्होंने भी फिर तुर्किश जो है ट्राइबल इन्वेडर्स जो थे उनको बोला चलो निकलो यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो ईरानियंस थे यहाँ पे, ईरान का और फिर एक आगमन होता है, और ईरानियंस ने कभी भी अरेबिक लैंग्वेज और कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। ईरानियंस ने कभी भी अरेबिक लैंग्वेज और कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसका जो आपको एक मतलब लेखा जोखा मिलता है वो फिरदौसी की शाहनमाह में मिलता है कि ईरान का रेनेसेंस कैसे पहुंचा था। ठीक है, अगर मैं आपसे इतिहासकारों की कुछ बात कर लूं कि महमूद गजनी के टाइम कौन कौन से फेमस इतिहासकार थे महमूद गजनवी के टाइम, तो मैं आपको 5-6 इतिहासकार बता देता हूं। सबसे पहला था अल बरूनी था सबसे पहला। इसकी एक किताब थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, इसको ध्यान कर लीजिएगा, पेपर में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे दूसरे इतिहासकार की बात करूं तो जिसका नाम था, दूसरे इतिहासकार का नाम था उत्वी। तीसरे इतिहास का नाम था आपका फिरदौसी। तो ये सारे इतिहासकार जो हैं किसके रूल में थे, महमूद गजनवी के रूल में हमको मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिरदौसी की आप किताब ध्यान कर लीजिएगा, शाहनमाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी, तो आपको तुरंत आंसर देना है फिरदौसी। अच्छा, शाहनमाह लिखी थी इसने जी, तो फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी, शाहनमाह। ठीक है, नमः शाहनमाह। ठीक है, ओके गाइस, तो लेट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। एंड फिरदौसी वाज द पोएट लोरेट एट कोर्ट ऑफ महमूद, यानी कि महमूद के कोर्ट में अगर आपसे पूछे कि भैया कभी कौन था, तो वो भी फिरदौसी था। इसीलिए फिरदौसी ने शाहनमाह किताब लिखी, उसने पूरा आपको इतिहास बताया है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो ईरानियन में अपनी देशभक्ति जागने लगी, उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज और कल्चर अपनाई, और जो कि एक गजनविड एम्पायर की लैंग्वेज और कल्चर हो गई थी। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात कर लूँ आपसे, तो ये जो तुर्क्स थे ये इस्लामाइज नहीं हुए, यानी कि खाली इन्होंने अपने आप को मुसलमान तो बन गए हैं। अब भाई मुसलमान के बाद वो तो पर्सनाइज थे, यानी कि पर्सिया पारसी जो थे वो भी उसमें कन्वर्ट हो चुके थे, जो गजनवी एम्पायर था। ठीक है, इन्होंने बोला अच्छा तुम भी इसमें है तो हम भी इसमें आ गए, हम भी पर्सियन बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि तुर्क्स ने नकल की हमेशा, महमूद गजनी की या गजनवी एम्पायर की मैं बोलूँ, इन्होंने नकल ही की है। इसके अलावा तुर्क्स ने कुछ नहीं किया, वो नकल करते गए। ठीक है, और वो चलते गए। अगर मैं तुर्किश ट्राइब्स की बात करूं तो इंडिया में केवल उनकी एक मेमोरी है कि वो लूट पाट वाले थे। ठीक है, वो गुंडे थे, अपराधी थे। ठीक है, अगर मैं महमूद की बात करूं फिर, तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, महमूद ने 17 रेड करी थी हिंदुस्तान में। ध्यान रखिएगा 17 रेड। ठीक है,
मतलब हिंदुस्तान की 17 बार रेड मारी उसने, है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसकी जो कैपिटल थी, उसने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो वह हिंद पेशावर में बनाई थी। उद्बंध इसके दो नाम है, वह हिंद पेशावर, ठीक है। अब आप पूछोगे भाई चलो आया, अगर कोई बंदा आपके घर आएगा, ठीक है, अचानक से, आप उसका विरोध करोगे नहीं करोगे, आप उसका अपोजिशन करोगे नहीं करोगे। तो वो जो अपोजिशन किया था उस टाइम वो हिंदू शाही रूलर्स ने किया था। अब यहाँ से देख लेना, थोड़े थोड़े हिंदू रूलर शुरू होने वाले हैं। अगर मैं हिंदू शाही रूलर्स की बात करूँ तो जो उस टाइम का हिंदू शाही रूलर्स था वो जयपाल था, ठीक है। जयपाल जो था वो समन्वित गवर्नर के साथ, जिसे गजनी ने हटा दिया था, है ना, गजनी ने समन्वित गवर्नर को हटा दिया था। उसने बोला ठीक है, अभी जैसा मैंने आपको मुल्तान दिखाया था, अमीर ऑफ मुल्तान जो है, तो उसने गजनी को इन्वेडेड कर लिया, ठीक है। लेकिन भाई बाद में उसे हार का सामना करना पड़ा, वो कोलैप्स हो गया। और जो गजनवी एम्पायर था उसने बेस्ट एरिया जो काबुल और जलालाबाद को उससे रख लिया। यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गजनवी एम्पायर है वो एज ए लूटर, एज ए प्लंडरर की एक उसकी इमेज है। महमूद गजनी ने 17 बार रेड करी इंडिया में, ठीक है। अभी उसकी रेड की डिस्कस कर लेंगे हम। और इसके बाद पहले हिस्ट्री बता चुका हूँ, तुर्क जो है मुस्लिमाइज पर्सियन हो चुके थे, ठीक है। लास्ट में हम इसकी पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप पूरा सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे की डिटेल। अब देखो आप, हमने बात कर ली आपसे जो मोहम्मद गजनवी था, जो उसका एक रूल शुरू हुआ था वो 998 में शुरू हुआ था। उसके पहले क्या चल रहा था आखिर, है ना, शाही रूलर्स जो वो कैसे इसे डिफीट कर रहे थे। तो जैसा कि आपको बताया गया 991 और 91 में एक सैब्युक तिजन शाहीज था और उसने फिर हरा दिया, ठीक है। यानी कि शाहीज को सैबुक तिजन ने हरा दिया था, ठीक है। और काबुल और जलालाबाद जो थे वो गजनी के पास दोबारा से वापस लौट के आ गए, ठीक है। अब जो महमूद था, महमूद उस समय राजा नहीं था, महमूद राजा बना 998 में, लेकिन 990 में वो एज ए राजकुमार काम कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, महमूद के पिता का नाम जो था वो सब उद तुकिन था, ठीक है। तो जो महमूद के पिताजी थे, है ना, वो ये था, इसका नाम जो है सबुक तिजन जो है इसके पिताजी का ही नाम है, ठीक है। सबुक तिजन जो है वो उसके पिताजी का नाम था और गजनी इनका बेटा था। तो वो महमूद गजनी उस समय एज ए राजा की तरह काम कर रहा था। 998 में उसने राज संभाला। जब राज संभाला उसने तो शाही रूलर, आपको पता है, पहले देखो शाही रूलर जो था जयपाल आया फिर, है ना। अगर हम पहले शाही रूलर की बात करें यहाँ तो वो भी जयपाल ही था, ठीक है। जयपाल जयपाल चल रहा है अभी, ठीक है। और इसके बाद अगर जयपाल की बात करूँ मैं आपसे, तो जयपाल ने अपनी पोजीशन लाहौर को एनेक्स कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान मान लीजिए आप, ठीक है। और जो शाही रूलर था वो पेशावर से पंजाब तक एक्सटेंड हो गया था, है ना। अब देखो जो मजे की बात है, अब आता है भाई बैटल, ठीक है। यहाँ से शुरू होती है आपकी हिस्ट्री, यहाँ से शुरू होता है इतिहास, है ना। इतिहास को आप ध्यान से पढ़ो, इतिहास समझते जाओ। सबसे पहले इतिहास में समझ लो कि कोई भी सत्ता के लिए अपना धर्म तक चेंज कर सकता है। तुर्क्स ने वही किया। जब तुर्क्स ने अपना धर्म चेंज कर लिया तो यहाँ तक कि उन्होंने अपने को पारसिया, ये बोल दिया कि भैया हम तो पर्सिया के जैसे हैं, यानी कि पारसी हम तो, ठीक है। एक मिनट पानी पी लूँ। और भाई जब उन्होंने ये बोल दिया ना, अब आता है फिर जयपाल की बारी, है ना। अब जयपाल से युद्ध हुआ 1001 में। राजा कौन था 1001 में, बताओ भाई। 998 में जब गजनी आ गया तो राजा कौन होगा, गजनी ही होगा ना। जयपाल को हरा दिया भाई गजनी ने, सबसे पहले हराया जयपाल को 1001 में, बहुत अच्छे, है ना। अब इसके बाद जब गजनी ने हरा दिया तो यार ये दुख की बात थी। फिर महमूद जो है, गजनी जो है, वो शाही कैपिटल पे आ गया और इससे बदला लेने लगा। अगर इसके बाद की बात करें तो उसके बाद जयपाल मर गया, ठीक है। और उसका बेटा था फिर आनंदपाल, जयपाल का बेटा आया आनंदपाल, ठीक है। आनंदपाल ने भी बोला कि चल चल कोई नहीं हम देख लेते हैं, लेकिन आनंदपाल की भी लास्ट में हार हो गई और फिर जो शाही एम्पायर था वो पूरा महमूद गजनवी के पास चला गया, ठीक है। इसके बाद अगर महमूद गजनवी की बात करें तो इसने जो काउंटर किए थे अटैक्स, जो नॉन मुस्लिम तुर्क्स थे सेंट्रल एशिया से काउंटर किए गए। और इंदस में जो आनंदपाल की हार हुई थी वो 1009 में हुई थी, जहां इंदस ने आनंदपाल की कैपिटल नंदाना को एकदम हरा दिया था। और उसने नगरकोट, हिमाचल प्रदेश वाला नगरकोट नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और नगरकोट फिर उसने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। हालांकि आनंदपाल, क्योंकि महमूद गजनवी को पता था कि मैं ऐसे रूल नहीं कर पाऊंगा, तो उसने आनंदपाल को कुछ रूल करने के लिए टाइम दे दिया लाहौर से एज ए फ्यूडेटरी। लेकिन 1015 में महमूद गजनी बोला चल बेटा तू रूल मत कर, अब मैं रूल करूंगा, ठीक है। निश्चित रूप से भाई पावर कौन किसको देना चाहता है। बेशक योगी जी को आपने कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी रहेंगे, ठीक है। इसके बाद की बात करें भाई, कमेंट मत करना कुछ योगी मोदी पे, मैं मजे ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो अटैक हुआ कश्मीर पे, और जिसमें महमूद जो था वो 1015 में उस बेकार कंडीशन। आप एक चीज़ देखो,
वो उधर से आए थे, उनको जम्मू कश्मीर की कंडीशन नहीं पता। जब तक आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं पता होगी ना, जब तक आप कोई युद्ध नहीं जीत सकते, ठीक है। आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन हमेशा पता होनी जरूरी है। और स्पेशली जो बोलते हैं ना पानीपत की लड़ाई क्यों हारी गई, अगर मैं पानीपत की बात करूं तो सबसे बड़ा जो कारण था उसका ज्योग्राफिकल लीडरशिप था, ठीक है। ज्योग्राफिकल कंडीशन को आपको ना पता होने पर पानीपत की लड़ाई भी हारी गई थी। और यही कारण है था कि महमूद जो जम्मू कश्मीर पे आया तो सही, लेकिन वो निकल लिया वहां से कि यहाँ की तो वेदर वेदर बेकार है, चलो मैं चलता हूँ, ठीक है। अगर मैं शाही रूलर की बात करूं तो उनको जो सपोर्ट किया था खाली मुस्लिम रूलर ऑफ मुल्तान ने किया था, वो भी भैया कोई ऐसे सपोर्ट नहीं करता आपको फ्री में, ठीक है। राजनीति का एक रूल है, एक बहुत फेमस कहावत है, अगर आपने सुनी होगी कि एक बार एक बेटा बोला अपने पिताजी से, पिताजी मंत्री थे, बेटा बोला पापा मैं भी विधायक बनूंगा, मुझे बताओ राजनीति कैसे करनी है। पिताजी ने बोला अरे तू तो बहुत अच्छा विधायक बनेगा, तू सुन एक काम कर। वो बेटा बोला कि हाँ, कि अपने घर की छत पे जाओ, वहाँ से कूद जा। बेटा ने सोचा पापा आज तो विधायक बना ही देंगे, ठीक है। वो गया वहाँ की घर की छत से और बोला कूद गया एकदम। बंदे के हाथ पैर टूट गए। अब बोला हाँ पापा बताओ कौन कहाँ से टिकट मिल दिया, कौन से विधानसभा से टिकट दिलवा दे। बोले बेवकूफ, राजनीति है ये, राजनीति में अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। राजनीति में अपने बाप का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पे फॉलो होती है कि बेशक मुस्लिम रूलर जो मुल्तान के थे उन्होंने बोला कि अच्छा हमको भी तो एक गजनी परेशान कर रहा है, चल भाई शाही रूलर हम तेरे साथ हैं, शाही रूलर हम तेरे साथ हैं। उन्होंने बस शाही रूलर बहुत खुश, उन्होंने बोला अच्छा मेरा साथ ही आ गए, चलो भैया मैं तो अब जीत जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद एक हिस्टोरियन है फरिश्ता, ध्यान रख लेना फरिश्ता, जिसने मेंशन किया कि मैनी राजपूत रूलर्स दिल्ली अजमेर कन्नौज, या हालांकि अजमेर उस टाइम तक एक यानी कि जगह नहीं बनी थी, दिल्ली भी एक छोटा स्टेट था। और उसने जयपाल से 1001 में जो युद्ध हुआ था, 1001 में युद्ध किसके अंडर में हुआ था, देखो युद्ध जो करवाया था वो गजनी के पिता जो थे तिजिन साहब, उन्होंने युद्ध करवाया था, ठीक है। लेकिन महमूद जो था उस समय वो एज ए प्रिंस उसने काम किया था, ठीक है। और 1009 में इसके जयपाल के बेटे को महमूद गजनवी ने आनंद पाल को हरा दिया था। दो चीज समझ आई यहाँ से नहीं आई, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 1015 में जो था महमूद गजनी ने बोला कि अच्छा अब तो मैं अटैक करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और उसने अटैक के लिए इंडो गैंगेटिक वैली, यानी कि जो हमारी एक वैली मानी जाती है नॉर्थ इंडिया में, उस वैली पे वो आ गया, ठीक है। महमूद ने बहुत सारी सीधे लॉन्च करी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत सारे लूटपाट करता था, लूटपाट से अपना धन हमारा ले जाता था सेंट्रल एशिया में, ठीक है। उसने सेंट्रल एशिया को भी अपना कब्जे में करने की सोची। अच्छा महमूद गजनी देखो भाई, अगर आपको किसी पर राज करना है ना, सबसे एक बड़ी बात, उसके घर को एक मत होने दो, ठीक है। कभी एक मत होने दो, बीच बीच में पहुंच जाओ, अरे 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 पिताजी आपने ऐसा कर दिया, अच्छा अच्छा ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, ठीक है। वो जो घर में फूट पड़ती रहेगी हल्की हल्की, तो आप जीतते जाओगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूँ उससे, तो जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो, तो महमूद गजनवी से ये पॉलिसी शुरुआत हुई थी बांटो और राज करो की, ठीक है। तो उसने क्या किया, उनको एक जैसा नहीं होने दिया। और महमूद गजनी बार बार आ जाता है ना, अच्छा अच्छा तुम एक हो गए लो, है ना, मतलब अच्छा उसने क्या करा, एक जगह पर अटैक करता, वो एक जगह को छोड़ के जाता। तो यहाँ के राजा तो बोलते अरे हमारी जगह बच गई बच गई बच गई हम तो, है ना, वो इसका फिर साथ नहीं देते थे, ठीक है। तो इस वजह से महमूद गजनी जो है सबसे ज़्यादा उसने अटैक किए। और जो उसका फेमस अटैक है वो दो अटैक माने जाते हैं, कन्नौज में 1018 में, और गुजरात यानी कि सोमनाथ टेम्पल में 1025 में। माना जाता है कि उसने शिवलिंग तक तोड़ दिया था, माना जाता है कि वहाँ की पब्लिक ने बहुत विरोध किया था, ठीक है। जब उसने सोमनाथ पे अटैक किया तो बहुत सारे वो लगभग एक माना जाता है कि 30,000 की कैवलरी लेके गया था वो, ठीक है। और जब सोमनाथ पहुंचा तो उसके थोड़ा बहुत ही उसे रेजिस्टेंस मिला लौटते समय भी, है ना। लेकिन राजपूत रूलर ने उसे बहुत कोशिश की। राजपूत रूलर का इतिहास बहुत गर्व भरा रहा है, ठीक है। राजपूत रूलर हमेशा एक कहते हैं ना, राजपूत रूलर ने, अभी इसमें एक टर्म आएगी कि उन्होंने लड़ाई को खेल की तरह लिया है, लड़ाई को हमेशा यानी लड़ाई को खेल माना। उन्होंने बोला हार जीत हमारी है, ठीक है। एक एज ए खेल की भावना से उन्होंने लड़ाई को लिया है। तो थोड़ा बहुत अटैक हुआ था उन पर, लेकिन जाट जो है वगैरह है उन्होंने सिंध पे अटैक किया, लेकिन गजनी जो है वो इमेंस वेल्थ के साथ चला गया। उस टाइम सोमनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर हुआ करता था, है ना, सोने का मंदिर था, लेकिन वो चला गया। और जो गजनी है वो मर गया 1030 में। थोड़ा सा गजनी को भाई अगर मैं आपसे शॉर्ट में अगर डिस्कस करना चाहूँ, आपसे थोड़ी सी गजनी में शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। देखो महमूद गजनी जो था, ठीक है, एक चीज़ समझ लो, 998 में आया, 998 से 1030 उसमें रहा, है ना। 998 से पहले उसने, आपको पता है 998 की मैं अगर बात करूं तो उसका राज चला था, ठीक है। और अगर मैं इसके बात करूं 1001 में उसने एज ए प्रिंस युद्ध किया था जयपाल के साथ 991 में,
ठीक है, जयपाल के साथ 1001 में, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो इसने कन्नौज को इसका जो पिताजी थे वो तिजिन साहब थे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी जो दो मेन रेड हैं वो कन्नौज की है जो इसने 1018 में रेड करी थी, और इसके बाद की जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो सोमनाथ रेड है। सोमनाथ रेड है जो इसने 1025 में करी थी, और जो सोमनाथ गुजरात में है, ठीक है। और अगर मैं महमूद गजनी की बात करूँ तो इसमें आपको महमूद गजनवी की बात करूं मैं तो इसमें कुछ सत्रहवाद आक्रमण है, दो इंपॉर्टेंट आक्रमण हो गए। इसके जो फेमस हिस्टोरियन है वो मैंने आपको बता दिया, अल बरूनी जिसकी एक किताब थी, किताब उल हिंद जिसकी एक फेमस किताब है, ठीक है। और मैं इसके बाद की बात करूँ फिरदौसी की शाहनामा, आपको पता होगा, याद कर लेना इन चीज़ों को, शाहनामा, ठीक है। इसके बाद ये बहुत सारे राजा थे उत्तरी, और ये जो थे है ना हिस्टोरियन, राजा नहीं सॉरी हिस्टोरियन थे। तो महमूद गजनवी भी हम यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। यहाँ तक बताओ, आपको अभी तक कोई डाउट हो तो अब आप एक चीज़ बता दीजिए कि भाई मेरे को यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो, फिर जो सेल्जुक एम्पायर आया था, यानी कि महमूद जब मर गया तो उसके बाद आता है सेल्जुक एम्पायर, ठीक है। महमूद जब मर गया उसके बाद आता है सेल्जुक एम्पायर, यानी कि एक नया एम्पायर आया, और सेल्जुक एम्पायर ने सीरिया ईरान जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो महमूद गजनवी का बेटा जो था मसूद, ध्यान रख लेना, महमूद गजनवी का जो बेटा था मसूद, वो उसे हरा दिया गया, ठीक है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो महमूद गजनवी जो है माना जाता है कि कभी हारा नहीं था महमूद गजनी जो है, ठीक है ना, कभी हारा नहीं था। इस चीज़ को ध्यान कर लेना, ठीक है। अगर मैं आपसे इसके आगे की बात करूं तो हम आते हैं राजपूत स्टेट पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है गैस, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक आपसे मैं दिल्ली सल्तनत से पहले का और प्रतिहार एम्पायर के बाद की चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तुर्क्स में डिस्कस कर चुका हूँ कैसे आए, ठीक है, उन्होंने अपने आप को इस्लाम में कैसे कन्वर्ट किया। अगर तुर्क्स को इस्लाम में कन्वर्ट हो गए तो फिर महमूद गजनी कैसे आया, ठीक है। महमूद गजनी ने शाही रूलर्स पे कैसे अटैक किया, शाही रूलर में उसके पोइट कौन था, महमूद गजनवी का पोइट कौन था, जैसा कि मैंने आपको बताया फिरदौसी था। अगर मैं फिरदौसी की बात करूं तो इसने कौन सी बुक लिखी, इसने बुक लिखी तो जो अमीर से सुल्तान कौन बने, तुर्क्स बने थे, आपको चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। रिवीजन के रूप में हम कर लेते हैं। गजनवी का जो राज था वो मैंने आपको बता दिया 998 में चला था। 998 में अगर मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात करूं जो 736 एडी में आया था, जिसने टोटल अटैक एक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, वो भी सिंध एरिया पे अटैक किया था। चचनामा इसके फेमस बुक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। चचनामा, मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूँ मैं, मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहला था, चचनामा इसकी फेमस बुक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इसे मैप के माध्यम से समझा देता हूँ, एक बार आप समझ लीजिएगा। हिस्ट्री में देखो, बहुत ध्यान से समझो, ये है गजनी एम्पायर, ठीक है। अब इसके ईरान की तरफ से आए थे तुर्क्स, ठीक है, यहाँ से मतलब तुर्क्स आ रहे थे, है ना। तुर्क्स बोले अच्छा ये तो मुस्लिम एरिया है, उन्होंने खुद को कर लिया मुस्लिम में कन्वर्ट, तुर्क्स हो गए मुस्लिम में कन्वर्ट, ठीक है। अभी आए भाई साहब यहाँ पे, इन्होंने बोला यहाँ शाही रूलर है, अच्छा यहाँ शाही रूलर है, ठीक है। तो इन्होंने जयपाल से युद्ध लड़ा, किसने, महमूद गजनी ने जयपाल से युद्ध लड़ा 1001 में एज ए प्रिंस, ठीक है। इसके जो पिता थे उन्होंने युद्ध लड़ा, जयपाल को हरा दिया। जयपाल के बाद फिर इसका बेटा जो था आनंदपाल को भी महमूद गजनवी ने हरा दिया, ठीक है। जब आनंदपाल हार गया तो ये जो गजनी का एरिया है ये पूरा लाहौर इसने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। इससे पहले फिर मोहम्मद बिन कासिम जो आया था वो सिंध एरिया में आया था। अगर इस एरिया में मोहम्मद बिन कासिम भी आ चुका था, जो खाली एक बार आया था। आप इसको बस इतने से ध्यान रखिएगा, ठीक है। महमूद गजनी ने जो रेड करी थी वो 17 बार रेड डाली थी, ठीक है। सोमनाथ कन्नौज एम्पायर पे भी इसने रेड डाली थी। अगर मैं सोमनाथ की आपसे बात करूं, सोमनाथ आपका लगभग यहाँ पड़ेगा, ठीक है। कन्नौज एरिया आपका यहाँ पड़ेगा, तो इस चीज़ को ध्यान कर लेना, है ना। जब इन्होंने रेड डाल दी, अगर इसके बाद की मैं बात करूँ तो राजपूत रूलर जो थे, अब राजपूत रूलर हम डिस्कस करने वाले हैं, चौहान वगैरह, इन्होंने विरोध किया, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसमें आप कुछ बतानी है, जो उसका बेटा था महमूद गजनवी का, मसूद उसका बेटा था, मसूद, है ना, उसको हरा दिया गया था, किसने, सेल्जुक डायनेस्टी ने। अब जैसे ही देखो ये मर गया यहाँ पे गजनी, 1030 में उसका एंड हो गया, तो सुल्तान डायनेस्टी ने उसको सेल्जुक डायनेस्टी ने उसको हरा दिया, किसके, इसके बेटे को, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, यानी कि अब हम लगभग 1030 एडी के आसपास पहुंच गए हैं। अब हम राजपूत रूलर्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। राजपूत रूलर्स देख लीजिएगा यार, वीडियो चल दिया कि मैं ऐसे ही बस हवाबाजी कर रहा हूँ, है ना, चल दिया, चलो ठीक है। राजपूत रूलर्स देखो गाइस,
पढ़ना आपका काम है, ठीक है। मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूँ, हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है अगर आप पढ़ना चाहो तो, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, आपको इसमें इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी है, आपको बस बार बार एक बार रिवीजन करना है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो आपको कठिन लगती है, आप एक बार बस इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना, तो ये कह सकता हूँ कि मैं आपको ये चैप्टर ऐसा क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर को आप बिना रटे किसी को बता दोगे कि इसमें ऐसे 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 हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, आप एक बार समझ जाओगे। लास्ट में हम समझी डिस्कस करेंगे, मैप के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक चीज़ 2-2 3-3 बार रिपीट हो रही है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आपने भी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें समझी होंगी। अब आप जो बोल रहे हो कंसेप्ट क्लियर है, अब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, जैसे तुर्क आया वो मुस्लिम में बदले, फिर गजनी पर्सियन में बदल गए, यहाँ तक कि है ना, फिर गजनी ने अटैक कर दिया। गजनी जो था वो भाई बेल्थ बहुत थी इंडिया में, फिर उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर दिया, बेल्थ ले गया वहाँ से, उसका ज़्यादा कुछ विरोध हुआ नहीं, इसलिए वो बहुत सफल रहा अटैक करने में। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। अब हम राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। यही चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी होती है ना। हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी अगर समझ आ गई ना भाई, कोई आपको हरा नहीं सकता, ठीक है। तो अब उसके बाद हम राजपूत रूलर्स की बात करते हैं, जिनका एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। आप जो इसमें चीज़ें आती हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है, इन 4 लाइन से इतने क्वेश्चन बनते हैं ना, पेपर में 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। समझ लीजिएगा कैसे कैसे ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी भाई। मैं इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता कि गढ़वाल्स जो थे वो कहाँ के थे, कन्नौज के। गढ़वाल्स कहाँ के थे, कन्नौज के। आपको याद करनी पड़ेगी ये चीज़, है ना। जैसे गढ़वाल्स कहाँ के थे, कन्नौज के, ठीक है। फिर परमार्स कहाँ के थे, मालवा के। ये चीज आपको रटनी पड़ेगी। परमार्स कहाँ के थे, मालवा के। चौहान्स कहाँ के थे, अजमेर के। चौहान्स कहाँ के थे, अजमेर के, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, चंदेलास कहाँ के थे, बुंदेलखंड के। चंदेलास कहाँ के थे, बुंदेलखंड के। गुजरात के कौन थे, चालुक्यास। दिल्ली के कौन थे, तोमर्स, ठीक है। आपसे अगर मैं बोलूं दिल्ली डायनेस्टी यानी दिल्ली सल्तनत जो डिस्कस अगर शुरू होती है, दिल्ली का राजा जो शुरू होता है वो तोमर से ही स्पेशली शुरू हुआ है। क्योंकि भाई देखो, दिल्ली पड़ रहा था एकदम बीच में। जिसने दिल्ली कवर कर ली उसने लाहौर पे कब्जा कर लिया, और जिसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया उसने बंगाल पे कब्जा कर लिया। इसलिए सब लोग चाहते थे कि हम दिल्ली में आए, ठीक है। इसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। एक चीज़ और समझ लो दोबारा से, एक चीज़ आप याद कर लोगे, जैसे भाई गढ़वाल कहाँ के थे। अरे यार गढ़वाल तो इधर देखे मैंने। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आया तो ये मैं आपको मैप दिखा देता हूँ दोबारा से। अरे अच्छा, गढ़वाल तो मैंने यहाँ देखे थे, कन्नौज में थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चौहान कहाँ थे, अरे यार चौहान तो मैंने ये अजमेर में देखे थे कहीं राजस्थान में। चलो ठीक ठीक ठीक। तोमर कहाँ थे, अरे मैंने तोमर तो दिल्ली में देखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चंदेलास कहाँ के थे, अरे बुंदेलखंड वाला, एमपी वाला, मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये तो मैंने वहाँ देखे थे। अच्छा ऐसी बात है। चालुक्यास कहाँ देखे थे, अरे यार ये तो गुजरात में देखे थे मैंने कल्ली, है ना। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। सेनास कहाँ थी, अरे ये तो बंगाल में थी, मैंने पढ़ा है ना। सेनास लखनऊ सेनास जो था उसने बंगाल रूलर को हरा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सेना यहाँ पे थी। अब यार मुझे तो नहीं लग रहा मेरे से कोई छूट गया है, आप बताओ आपसे लग रहा हो कोई आपको छूट गया। अच्छा तराइन, अभी हम बैटल ऑफ तराइन पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान था, है ना। पृथ्वीराज चौहान बैटल लड़ने यहाँ गए। अच्छा बहुत मतलब महान लीडर रहे, महान एक क्या बोलूँ राजा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा ये तराइन का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था, है ना। ओके समझ आया ना। तो ये ऐसी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। मैप से देख के आपको ये चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं, राजपूत रूलर पे। ज़्यादा मैप मैप हो गया, समझ लो ध्यान से, है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ देख लो। हम सबसे पहले गढ़वाल्स की बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपको इधर एरिया में, कन्नौज एरिया में थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा है डायनेस्टी का, वो था गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र, ठीक है। उसने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया, है ना। कन्नौज को जब कैपिटल बनाया, बनारस उसकी दूसरी कैपिटल थी। आपके देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, क्वेश्चन क्या आएगा कि गोविंद चंद्र ने बनारस की अपनी पहली कैपिटल माना। आप कर दोगे हाँ माना होगा, बनारस जो है गलत करोगे, है ना। उसने जो कन्नौज को अपनी पहली कैपिटल बनाया, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और कन्नौज के बाद बनारस को सेकंड कैपिटल माना, ठीक है। अगर ये चीज आए तो ठीक है। आपसे पूछ ले, गोविंद चंद्र जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के थे। आप सोचोगे होगा भाई चंद्रा है, ठीक है। चौहान डायनेस्टी का कब क्लियर कर लोगे आपकी, चौहान डायनेस्टी का होगा। वो थे तो भैया गढ़वाल डायनेस्टी के थे, तो वो गढ़वाल डायनेस्टी के कैसे, आप बताओ। इसे चंद्रा क्लिक कर दोगे तो ये चीज़ें जो कन्फ्यूजन होता है, ऐसी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको नाम भी याद रखने जरूरी है, उनकी डायनेस्टी भी याद रखनी जरूरी है, और उनकी कैपिटल भी याद रखनी जरूरी है। इसके अलावा एक चीज़ बता दो भाई, क्वेश्चन क्या देगा यूपीएससी भी, है ना। कुछ नहीं देने वाला आपको इसके अलावा, ठीक है। इसके बाद आप पूछोगे अच्छा अच्छा ऐसी बात थी, तो अब आप पूछोगे ठीक है जी चलो ये तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन जो गजनवीर देर सोनी थी उनको धोखा किसने, अच्छा गढ़वाल्स ने उनको धोखा था, है ना। अब आप पूछोगे चलो गोविंद चंद्र मरा भी तो होगा कभी। गोविंद चंद्र के बाद कौन आया, अच्छा जयचंद्र आ गया, जयचंद्र, ठीक है। जयचंद्र आ गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गढ़वाल्स जो वो ये रहे, ठीक है, ये रहे गढ़वाल्स जो है। अब आप एक चीज़ देखो, गढ़वाल्स चौहान आपको पास पास दिख रहे हैं। अच्छा गढ़वाल्स चौहान आपको पास पास दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। देखो ये तो आपको गढ़वाल्स हो गया,
ये आपका गढ़वाल्स हो गया और ये आपका चौहान्स हो गया, है ना। ये दोनों चीज़ें जो आपको पास पास दिख रही हैं, आप इनमें अंतर देख लो। अब इनमें लड़ाई होने के, इस एरिया में लड़ाई होने के पूरे पूरे चांस है। तो ये जो लड़ाई होगी अब इसे हम देखेंगे लड़ाई कैसे कैसे हुई, ठीक है। अभी हम इतना समझ चुके हैं कि वहाँ पे जो उसका राजा था, आप एक मैं बताऊँ आपको, पहले गोपाल चंद्र आया, गोविंद चंद्र आया, पहले गोविंद चंद्र आया। गोविंद चंद्र जो था वो गढ़वाल डायनेस्टी का था, यानी इधर था गोविंद चंद्र, ठीक है। जब गोविंद चंद्र आ गया तो उसके बाद फिर अगला जो आता है वो आता है जयचंद्र, ठीक है, जयचंद्र। अगर चंद्र आ जाए तो गढ़वाल डायनेस्टी है। अब जो इनकी लड़ाई होगी वो होगी चौहान रूलर्स से, इधर से, ठीक है। बात कर लेते हैं चौहान रूलर्स की। ओ एक मिनट यार, पानी पी लूँ मैं थोड़ा सा, अगर आप परमिशन दो तो। बहुत अच्छे, है ना, पानी पीते हुए यार सर्दी होती है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। चलो हाँ जी, चौहान रूलर की बात कर रहे थे हम। तो जो चौहान रूलर्स था, इसका जो सबसे बड़ा राजा था, सबसे महत्वपूर्ण लीडर था, ग्रेट लीडर था, वो थे विग्रहराज। कौन थे? विग्रहराज, जिन्होंने चित्तौड़ को भी, राजस्थान में है, अपने कब्जे में कर लिया। जिन्होंने अजमेर को एस्टेब्लिश किया। अगर आपसे पूछ ले अजमेर को एस्टेब्लिश किसने किया, विग्रहराज ने, आपसे बोल दे अजमेर को एस्टेब्लिश किया चौहान रूलर्स ने। किसने भाई? विग्रहराज ने, ठीक है। बोल दे पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर को एस्टेब्लिश किया, आप तुरंत गलत कर देना उसको, है ना। ये कंफ्यूजन जो पैदा होने वाले क्वेश्चन है, हम यहाँ पे इस चीज़ को भी क्लियर कर रहे हैं। आपसे बोले भाई अजमेर में जो संस्कृत कॉलेज है वो किसने बनवाया, भाई नाम से समझ लो विग्रह, संस्कृत वाला नाम है तो इसने ही बनवाया होगा, विग्रहराज ने, ठीक है। आपसे पूछे अन्न सागर लेक, अन्न सागर लेक किसने बनवाई, भाई इसी ने बनवाई होगी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो देखो, जैसे गढ़वाल्स गजनबी को उधर नहीं आने दे रहे थे, है ना, इधर चौहान्स भी उन्हें रोके पड़े थे, है ना। वो बोलते थे आजा बेटा तुझे मैं देखूंगा, चौहान है हम, ठीक है, ठाकुर हैं, बोल मत जियो, है ना। भाई मैं ठाकुर नहीं, लेकिन मज़ा आता है जब वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं, एक मतलब जो उनमें जज्बा सलाम करने लायक है, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो विग्रहराज ने, अब आप देखिएगा, तोमर मैंने आपको बताया था दिल्ली में है, ठीक है। तो उसने, विग्रहराज ने दिल्ली से, तोमर से दिल्ली ले ली 1151 में। अब आप एक चीज़ समझो, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा रुको एक मिनट, मैप टाइप में ही बता दूं, मैप में जाके बताऊंगा, ये चीज़ आपको मैप में ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। देखो यहाँ से चौहान, ठीक है, ये था चौहान वाला, है ना, ये चौहान था, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है विग्रहराज रूल कर रहा था, यहाँ को आपको पता है कि विग्रहराज रूल कर रहा था, ठीक है। जब विग्रहराज रूल कर रहा था तो आपको पता है कि विग्रहराज ने बोला कि अच्छा अच्छा, उसने संस्कृत कॉलेज बना दिया, उसने बोला चलो मैं दिल्ली चलता हूँ। जब वो दिल्ली गया तो यहाँ पे उसने, तोमर्स थे यहाँ पे, तोमर्स थे, ठीक है, दिल्ली में। तो उसने 1151 में तोमर्स से अपनी दिल्ली, बोला दिल्ली भाई साहब हमें दे दो, तुम्हें हो गए बहुत दिन अब राज करते करते, ठीक है। अभी मैं इनकी कमी भी बताऊंगा, राजपूत रूलर्स की क्या कमी रही जिस वजह से इतने फेमस होने के बाद, इतने शक्तिशाली होने के बाद बेचारे अकेले पड़ गए, इस चीज़ को हम बात करेंगे। तो दिल्ली कहाँ पे आ गई, दिल्ली आ गई अब, पहले तोमर्स के पास थी, अब आ गई जी किसके पास, चौहान्स के पास। अगर आपसे पूछे दिल्ली का राजा कौन था, दिल्ली किसके पास थी, तो आप हमेशा तोमर टिक करिएगा, तोमर्स, ठीक है। ये चीज़ आपको टिक करना है। मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे गढ़वाल्स किसके पास था, अरे वो तो कन्नौज में थे, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। ये चीज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चौहान कहाँ थे, अरे वो तो राजस्थान में थे, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो जो विग्रह राज थे वो परमार राज था, जो कि प्रतिहार राज था, उसमें जो भोज लीडर थे उसके साथ भी वो आपस में एक तरह से लड़ाई करते रहते थे, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो जो चौहान रूलर्स थे उसमें सबसे फेमस कौन थे भाई, पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा सबने, पृथ्वीराज चौहान। वो हालांकि वो थर्ड थे, पृथ्वीराज दो पहले भी रह चुके थे। लेकिन एक चीज़ समझो, 11 साल का एक बच्चा, आप इतिहास थोड़ा सा एज्यूम करो, 11 साल का एक बच्चा जो आप आज की डेट में देखते हो मोबाइल में पबजी खेल रहा होगा, ठीक है, वो बच्चा जाता है 11 साल में और वो बोलता है राज करूंगा भाई मैं, ठीक है। और वो राज करता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन टूल, 16 साल का जब होता है, जब पूरे राज की कमान संभालने लगता है, पूरा एक प्रशासन जो होता है उसे संभालने लगता है, ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है अच्छा, 16 साल के बंदे का खून इतना गर्म होता है, वो बोलता है मैं करूँगा अपनी पॉलिसी का एक्सपेंशन। राजपूत का खून तो वैसे ही गर्म होता है, 4 साल का भी बच्चा ठाकुर लगा के बोलता है अपने नाम के आगे, है ना। तो उसने बोला मैं करूँगा एक्सपेंशन, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। चौहान साहब आ रहे हैं भाई, चौहान साहब गए धीरे धीरे, वो गए चालुक्य लीलर गुजरात में, है ना। लेकिन वो ठीक है, वो बोले हाँ यार दाल नहीं घुट रही, इधर मैं नहीं जाना चाहता, वो आ गए गंगा वैली में, यानी कि यूपी की तरफ। यूपी में फिर वो बुंदेलखंड में गए, कैपिटल महोबा में, ठीक है। अब आपको ध्यान, एक आला उदल, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी सुनी होगी आपने, मध्य प्रदेश में होते हैं आला उदल, है ना। ये इसी एक युद्ध लड़ा गया था जो पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड में लड़ा था, उस युद्ध में आला और उदल मारे गए थे, ठीक है।
तो आपकी जो चंदेल रूलर्स की मैं बात करूं जो महुआ के थे, तो वो सपोर्ट किसके द्वारा किए गए, जयचंद्र कन्नौज के द्वारा, जयचंद्र कन्नौज के द्वारा, ठीक है। और गढ़वाल जो थे उन्होंने भी चौहान को कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करी थी, ठीक है। अब यहीं से सर आपस में राजपूत रूलर्स जो है एक दूसरे के खिलाफ होने शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। समझ आ रहा राजपूत रूलर्स नहीं आ रहा, आप एक चीज़ समझ लो, राजपूत रूलर्स दोबारा से मैं मैप पे ज़्यादा समझाऊंगा आपको बार बार, एक चीज़ समझो भाई, चौहान थे, इधर गढ़वाल थे, गढ़वाल कन्नौज में, चौहान राजस्थान में, दोनों गजनी को रोक रहे थे, गजनवी को रोक रहे थे भाई, रोक रहे थे दोनों। चौहान ने सोचा चलो तोमर से इन्होंने दिल्ली ले ली, जब इन्होंने तोमर से दिल्ली ले ली तो फिर पृथ्वीराज चौहान आए। पृथ्वीराज चौहान पहले चालुक्यास इधर की तरफ आए, लेकिन उन्होंने लोग सोचा कि भाई यहाँ मेरा सही हिसाब किताब नहीं है, फिर वो इधर की तरफ गए, है ना, गढ़वाल्स की तरफ गए। गढ़वाल्स की तरफ ना जाके फिर वो इधर की तरफ आए, बुंदेलखंड की तरफ आए, है ना। ये बुंदेलखंड माना जाता है, चंदेलास बुंदेलखंड में थे ना। जब वो बुंदेलखंड की तरफ आए तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, और यहाँ पे आल्हा उदल जो मारे गए थे वो यहीं पर मारे गए थे। आल्हा और उदल का जो हत्या हुई थी वो इसी युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। मेरे हिसाब से राजपूत रूलर भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात की बात करूं तो राजस्थान में जो राजपूत रूलर थे वो लगभग 1/10 ही थे। देखो इस वाले पेज को, हाँ। तो राजपूत सोसाइटी जो थी वो एक क्लेन थी। एक क्लेन में आपको बोलते हैं कि मतलब एक स्टेट में जो आपके एक मान लो भाई, एक तो विधायक होता है, ठीक है। अब आप विधायक से छोटा मान लो जो चेयरमैन होता है आपके यहाँ, चेयरमैन जो होता है, प्रधान जो होता है, उसे आप एक क्लेन मान लो, ठीक है। यानी कि पूरा कुछ तो नहीं था, लेकिन एक है कि हाँ चलो ये हमारा है, ठीक है। और सबका अपना अपना एक एंसेस्टर था, सारे लगभग एक जगह से ही उत्पत्ति हुई थी सबकी, लेकिन अब वो अलग अलग पहुंच गए थे, ठीक है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो जो उनके सेटलमेंट थे वो इस बेस पे होते थे 1284, 4884 विलेज के आधार पर, कि भाई इसको 12 गांव दे दिए, इसको 24 दे दो, इसको 48 दे दो, इसको 84 गांव दे दो, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ राजपूत रूरल की, तो जो इनकी जो मेंटेनेंस होती थी वो फैमिली और हॉर्सेस को मेंटेनेंस करते थे, है ना। और फैमिली और ऑनर जो है इनके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट था। इनके लिए थे जमीन, फैमिली और ऑनर, एक बोलते हैं ना सम्मान, ठीक है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये किसी से लड़ जाएंगे। और जो रूल करते थे उनको हम बोलते थे राणा और रावत। आपको राणा शायद एक मतलब राजपूत ही लगाते हैं अपने पीछे, है ना, वो यहाँ से शायद नाम निकला होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो राणा रावत जो एक राजा के तरह राज करते थे, ठीक है। और जो जनरली उनके चीफ्स होते थे वो ब्लड ब्रदर्स होते थे, यानी कि सगे भाई के रूप में होते थे या रिश्तेदार होते थे, सगे, ठीक है। इसके बाद क्या मैं बात करूँ तो इनके देखो राजपूत रूलर्स के एक एडवांटेज आता है, एक डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो भाई इनमें भाईचारा इतना है ना राजपूत रूलर में, हर जगह के राजपूत आप आज देख लो, एक मतलब अच्छी बातें इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इनमें दिक्कत क्या थी भाई, ये मेंटेन डिसिप्लिन नहीं कर पाते थे, बस अपना राज फैलाने की कोशिश करते थे, तो जहाँ से इनमें आपस में ही लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। वो इनकी एक डिसएडवांटेज थी, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, यानी सुपीरियरिटी दिखाते थे कि मैं बड़ा, मैं तू ऊंचा, ये नीचा, वो नीचा, है ना। तो ये चीज़ आज भी है, लेकिन उस टाइम भी थी। और इसी कारण से राजपूत रूलर, अगर आप बोलो कि डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, यानी कि राजपूत रूलर का डिक्लाइन क्यों हुआ, है ना, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यूनाइटेड नहीं रह पाए थे, ठीक है। राजपूत रूलर जो है वो बाल को एज ए स्पोर्ट ट्रीट करते थे, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। राजपूत रूलर्स जो है, अगर मैं इनके इस धर्म की बात करूं तो इन्होंने हिंदुज़म तो चैंपियंस तो थे ही थे, लेकिन इन्होंने जैनिज़्म को भी, कुछ राजपूत रूलर्स बताए जाते हैं कि उन्होंने जैन टेम्पल को भी फॉलो किया था, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करें नीचे की तरफ चलें तो राजपूत रूलर्स की अगर बात करें तो लोनार और सोलार फैमिली से बताए जाते हैं, ठीक है। अब राजपूत रूलर ने जो मंदिर बनवाए थे वो नगाड़ा स्टाइल में बनवाए थे। देखो नगाड़ा स्टाइल तो हो गई राजपूत रूलर्स की, नगाड़ा स्टाइल हो गई राजपूत रूलर्स की, और द्रविड़ स्टाइल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा द्रविड़ स्टाइल किसकी है। ये मंदिर की स्टाइल है, मैं आपको बता देता हूँ। नगाड़ा स्टाइल में आपको गर्भगृह मिलता था, मंडप मिलता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गर्भगृह, गर्भगृह किसको बोलते हो आप, डाइटी रूम जो होता है आपके, एक किसी मंदिर में गए तो आपके एक छोटा सा कमरा होता है, बोलते हैं इसमें देवता रहते हैं। देवी का मंदिर मेरे पास मंदिर है देवी का बहुत बड़ा, तो उसमें बोलते हैं ये गर्भगृह है, उस पर ऐसे लिखा हुआ है ऊपर गर्भगृह है, यानी कि इस मंदिर में देवी जी का ये कमरा है, स्पेशल कमरा है, इसमें वो सोती हैं, खाती हैं, पीती हैं, तो वो एक स्पेशल कमरा जो होता है उसे हम गर्भगृह बोलते हैं। मंडप जो होता है, जब आप किसी मंदिर में जाते तो आपको एक बाहर जो आंगन सा दिखता है ना, उसे मंडप बोलते थे, वो पिलर्स पे आधारित होता था। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, कुछ फेमस टेम्पल की बात कर लूँ तो पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, केंद्र महादेव टेम्पल खजुराहो में ये इसी स्टाइल के मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो जो चंदेलास थे, है ना, जो टेम्पल सबसे ज़्यादा किसने बनवाए, चंदेलास ने। भाई चंदेलास ये कहाँ के थे, बुंदेलखंड के। मैंने आपको पहले ही बताया चंदेलास जो थे वो बुंदेलखंड के थे। अब बुंदेलखंड के चंदेलास थे, तो आप ये जो मंदिर देख लो केंद्रीय महादेव टेम्पल है, कहाँ होगा, बुंदेलखंड में। अब आपको एक चीज़ बताओ, क्लियर हुई चीज़ नहीं हुई। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ
यार तुमको उड़ीसा का मैप दिखा दूँ एक बार, उड़ीसा कहाँ पे पड़ता है। उड़ीसा पड़ता है गैस आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो एक चीज़ समझ लेना आप, उड़ीसा जो था, उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में भी बहुत सारे टेंपल हैं। एक लिंगराज टेंपल है जो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया। सन टेंपल ऑफ कोणार्क कहाँ पे, उड़ीसा में, 13वीं सेंचुरी में। जगन्नाथ टेंपल कहाँ पे, पुरी में, उड़ीसा में, है ना। ये राजपूत ने ही बनवाए थे, इसीलिए इनकी पूजा भी होती है निश्चित रूप से। और बहुत सारे मेंबर थे, दिलवाला वगैरह, ये सारे मंदिर थे जो उस टाइम बनवाए गए, ठीक है। और जो सोमनाथ था वो बहुत ज़्यादा बेल्टी हो गया और इसीलिए सबकी नज़र कहाँ थी, सोमनाथ था। अगर मान लो एक पेपर में क्वेश्चन आ जाए बाउलीस क्या थे, बाउलीस, है ना, ये बाउलीस क्या थे। एक अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम देखा उसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो गैस ध्यान रखिएगा, जो बाउलीस थे ना वो पावरफुल फोर्ट्स नहीं थे, वो स्टेप्ड बेल्स थे। यानी कि ये आपका कुआं है, मान लो ये आपका कुआं है, ठीक है। इस कुएं में आपको यहाँ से जाना है, इस कुएं में आपको यहाँ से जाना है। सीढ़ी के द्वारा जो आपको कुआं मिलेगा ना, जो नीचे से आप पानी भर लाओगे, उसे हम बोलते थे बाओलीस, बाओलीस, ठीक है। शब्द को भूल मत जाना है, बाओलीस को, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कहीं आने वाला है, मुझे लग रहा है। ये एक अंदर से भावना याद ही है ना। अगर मैं वास्तुपाल की बात करूँ तो चालुक्यान रूलर, हम गुजरात पे आ जाते हैं। थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैप में दोबारा से इसके बाद समझेंगे, है ना। वास्तुपाल रूलर जो था वो फेमस रूलर था चालुक्यान रूलर का, ठीक है। उज्जैन परमार रूलर पे उसने एक कब्जा किया था मेरे हिसाब से। यहाँ से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब आप बात करते हैं हम तुर्किश कैसे आए, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो भाई, गजनवी ने पंजाब पे कन्क्वेस्ट कर लिया, पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, मुस्लिम और हिंदू एक साथ हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, दोनों का उद्देश्य क्या है, लूटना लूटना लूटना, ठीक है। अब जो राजपूत है वो महमूद के सक्सेसर हैं, ठीक है। यानी कि राजपूत रूलर्स वहाँ पे अपना कब्जा करने लगे हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुर्क्स जो है वो हालांकि जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम ट्रेडर्स जो है वो भी आ रहे हैं। राजपूत रूलर्स ने यहाँ तक कि मुस्लिम ट्रेडर्स को भी आने की परमिशन दे दी थी। और चलो आने की तो परमिशन दी, उन्होंने बोल दिया कि चलो भाई तुम पंजाब में मतलब अपना एक सूफीज धर्म जो है उसे प्रचार कर लो। गाइस एक मिनट रुको बस, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, मैं बस इसे एक मिनट रुको, है ना। अगर आप मेरी बात भी ध्यान से सुन रहे हो ना, बिना कुछ समझे भी, है ना, तो गारंटी देता हूँ आपके हिस्ट्री में इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। आप चाहे क्वेश्चन ट्राई कर लेना इसके बाद, है ना। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, एक दो दिखा दूंगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। आप उनको भी ट्राई करोगे ना, आप समझ जाओगे भाई, मतलब एकदम मज़ा आ गया देख के, ठीक है। तो वो जो मज़ा आने वाला ना आपको, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये शेयर सब्सक्राइब करना ये बात की बात है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाँ जी, अब आप एक चीज़ समझ लो, देखो जेट सोल्जर जो है उनको, वो भी हिंदू ही थे, ठीक है। वो भी गजनवी एम्पायर में, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गजनवी एम्पायर में बेशक वो मुस्लिम को फॉलो करते थे, मुस्लिम एम्पायर को फॉलो करते थे, लेकिन हिंदू को भी वो अपने साथ लेके चलते थे, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पावर ऑफ सेल्जुक तुर्क्स जो थे वो आए, फिर उन्होंने एक दो पावर बनी, ठीक है। सेल्जुक के बाद यहाँ दो पावर बनी, जो दो पावर इंपॉर्टेंट है वो है जब महमूद गजनवी मर गया उसके बाद, है ना। तो ईरान में जो बनी वो तो बनी ख्वारिज्मी एम्पायर, ईरान में जो बनी वो ख्वारिज्मी एम्पायर। और गुरिद एम्पायर जो था, गुल में, वो बना नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में, यहीं से मोहम्मद गौरी की शुरुआत होती है, ठीक है। ख्वारिज्मी एम्पायर ईरान में बना था इधर, और जो अफगानिस्तान वाला एरिया है उसमें बना था आपका गुल एम्पायर, गुरिद एम्पायर जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जो गुरिद जो थे, उन्होंने वो सुल्तान अलाउद्दीन के अंदर ज़्यादा आए थे, जिनका टाइटल नाम था बर्ड बर्नर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले बर्ड बर्नर का टाइटल कौन था, तो वो गुरिद के पास था, ठीक है। अगर इसके बाद की मैं बात करूं आपसे, तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को, सबको, है ना। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ ख्वारिज़्म शाह के बारे में, गुरिद के बारे में। अब आप एक चीज़ देखो, जो खुलासन्स थे, है ना, वो थे दोनों के बीच की कंटेंशन। लेकिन अब जो गुरिद थे उनको पता पड़ गया भाई हमारी इधर दाल नहीं निकलने वाली, तो वो इंडिया की तरफ आने लगे। वो बोले चलो भाई इंडिया चलते हैं। यहाँ से समझो, यहाँ से होती है मोहम्मद गौरी की शुरुआत। 1177 में शहाबुद्दीन महमूद मोहम्मद, जिसका नाम मुजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, और जिसका नाम दूसरा नाम मोहम्मद गौरी भी था। मोहम्मद गौरी भी क्यों पड़ा, क्योंकि वो गुरिद एम्पायर से था, इसलिए उसका नाम मोहम्मद गौरी पड़ा। दूसरा नाम उसका मुजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, जो इस बुक में दिया गया है, उसकी हम बात करेंगे, जिसने गजनी पे 1173 से 1206 तक राज किया, ठीक है। अगर इसकी बात मैं बात करूं, है ना, और इसके बाद की मैं बात करूं तो गोमल पास पे मुजुद्दीन मोहम्मद जो था, उसने मुल्तान और उच्च को कन्वर्ट कर लिया। मुल्तान मैंने आपको दिखाया था एम्पायर में, मैप में, अभी देख लेंगे दोबारा से, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो गुजरात पे आए, लेकिन गुजरात के रूलर तो उस टाइम चालुक्यास थे। वो बोले अच्छा ऐसे आ जाएगा, तेरी हिम्मत है, उन्होंने वापस भगा दिया मार के, है ना। उसके बाद फिर अगर मैं इसके आगे की बात करूँ तो फिर
जो गजनवी एम्पायर था यानी कि मोहम्मद गौरी जो था वो बहुत ध्यान से देखने लगा इन चीज़ों को। उसने बहुत चीज़ें देखी कि भाई ये युद्ध कैसे लड़ते हैं, क्या करते हैं। तो वो भाई 1190 में दोबारा से ऐसे आया, उसने पेशावर, लाहौर, सियालकोट को अपने कब्जे में ले लिया और फिर जो उसका अटैक होने वाला था वो दिल्ली और गंगेटिक दाव पे देखने लगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, पेशावर, लाहौर और सियालकोट उसके अंतर्गत आ चुका है। ठीक है ना। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं हम। ठीक है भाई, जब वो दिल्ली पे आने लगा, अब मैंने आपको बताया दिल्ली पे राज किसका, चौहान रूलर्स का। पृथ्वीराज चौहान कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, उन्होंने दिल्ली किससे ली थी, तोमर से। जब उन्होंने तोमर से दिल्ली ले ली तो चौहान ने जब तोमर से दिल्ली ले ली तो अब अटैक किस पे होगा, चौहान रूलर पे। अब होती है यहाँ पे लड़ाई, बैटल ऑफ तराइन, जो इंपॉर्टेंट बैटल है जहाँ से मोहम्मद गौरी की शुरुआत होती है, जो मानी जाती है। बैटल ऑफ तराइन 2 बार हुआ, 1191 और 1192। किस किस के बीच हुआ, मुजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, जिसे आप मोहम्मद गौरी बोलते हो, और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ तराइन हुआ। देखो पहली बार में कौन जीता, पहली बार में पृथ्वीराज चौहान जीते, है ना, 1191 में। 1192 में कौन जीता, मुजुद्दीन मोहम्मद। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे जीते। जब पहली बार में आए तो पृथ्वीराज चौहान बहुत एकदम मतलब मज़ेदार, गर्म खून, एकदम आराम से लड़ रहे थे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने पृथ्वीराज ने मार के भगा दिया, बोला निकल यहाँ से, आया मिनिस्टर बन के। भाई अब एक कहावत सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो दूध से जल गए थे, है ना। उन्होंने बोली अच्छा मोहम्मद बिन साहब, मोहम्मद गौरी बोला। वो ना आया बड़े ध्यान से, लेकिन राजपूत रूलर जो थे पृथ्वीराज चौहान, वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए। बोले अब मैं देख लूंगा, ऐसा तो एक बार हरा तो दिया, अब सर गलती यही हो गई। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी जिंदगी में, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको आसमान में पहुंचाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको धरती के अंदर पहुंचाता है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, कॉन्फिडेंस हमेशा हो और ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करें तो जो सेकंड बैटल था तराइन का, वो 1192 में लड़ा गया। मैंने बता दिया, मुजुद्दीन मोहम्मद जो था वो बड़े ध्यान से आया। 1,20,000 उसके पास सैनिक थे, माना जाता है 10,000 माउंटेन वो जो हथियार लेकर चलते हैं वो थे। ठीक है, पृथ्वीराज जो था उसने सोचा यहाँ देख लेंगे, लेकिन लास्ट में पृथ्वीराज को लग गया कि भाई इसकी सेना इस बार मजबूत है। हालांकि मैं अगर आपको बताऊं तो पृथ्वीराज के भी पास बहुत कम सेना नहीं थी, उनके भी पास एक टक्कर की सेना थी, लेकिन कुछ धोखा मिला उन्हें। जैसे जयचंद्र, एक आपने कहावत भी सुनी होगी ना, यार ये तो जयचंद्र, यानी कि धोखा दे दिया। रूलर ऑफ कन्नौज जो थे वो आए नहीं उनकी हेल्प करने, है ना, इसलिए जयचंद्र का नाम एक इतने सम्मान से नहीं लिया जाता। हालांकि इतिहासकारों ने माना है कि जो उनकी डॉटर थी संयोगिता, जयचंद्र जो थे, संयोगिता का अफेयर था पृथ्वीराज चौहान के, जो जयचंद्र को एक्सेप्ट नहीं थे, इसलिए जयचंद्र ने हेल्प नहीं करी। लेकिन स्टोरी भी बाद में लिखी गई है और चंद बरदाई ने स्टोरी लिखी है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। बाद की बात पता नहीं है क्या था क्या नहीं था। लेकिन अब आप एक चीज़ समझो, उसके पास कितने सैनिक हैं, 1,20,000, 1,20,000। पृथ्वीराज के पास कितने सैनिक हैं, 3 लाख। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, एलिफेंट कितने, 300, है ना। हो सकता है लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये बात थी कि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी वो इंडियन फोर्सेस की ज़्यादा थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की ज़्यादा थी। लेकिन आपके पास भाई एक चीज़ समझो आप, ये फोर्स तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ बिखरी पड़ी है। ठीक है, और ये 3 लोग हैं, बस 3 लोग एक तरफ से आ रहे हैं। ये इसने पहले ये मार दिया, इसने ये मार दिया, इसने ये मार दिया। भाई एक बात बताओ, आप जल्दी कौन सा वाला मारेगा, जिसकी बैटल ऑर्गेनाइज्ड है या जिसकी बैटल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसीलिए तैयारी में सबसे पहले पता है आपको कौन सक्सेसफुल होता है, जो बैटल ऑर्गेनाइज्ड तैयारी करता है, जो बैटल ऑर्गेनाइज्ड तैयारी करता है। टीना डावी एक बार में टॉप कर सकती है, क्यों, क्योंकि उसकी तैयारी बैटल ऑर्गेनाइज थी। लेकिन 4 बार में भी टॉप नहीं होता, बल्कि ये बोलते हैं कि यूपीएससी के महारथी, उनको पता सब कुछ होगा क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन वो टॉप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो बैटल ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर बैटल ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो इसलिए अपने स्ट्रक्चर को बैटल ऑर्गेनाइज रखो, आप टॉप करने वाले हो। ठीक है, इसके बाद ये था फिर। ठीक है, एक मिनट देखो क्या जा रहा है, टेम्पो है क्या है ना, ऑटो। सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन स्किल जो थी वो तुर्किश कैवलरी के पास थी, स्पीड ऑफ मूवमेंट उनके पास थी, उनके पास घोड़े अच्छे थे, है ना। इसके बाद क्या हुआ, फिर जो पृथ्वीराज चौहान है वो साहब हार गए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान फिर वहाँ से निकल लिए और वो जाके पकड़े गए सरस्वती सिरसा नदी के किनारे। ठीक है, लेकिन अब उनको पता यार जो अच्छा लड़ता है ना, है ना, जो अच्छा राजा होता है, उन्होंने बोला चलो आप अजमेर से थोड़े दिन के लिए रूल कर लो। ठीक है, और इसकी खासियत ये पता पड़ती है कि अजमेर से जो उसका इतिहास है वो ये बताता है कि जो वहाँ के सिक्के थे उन पे एक तरफ पृथ्वीराज देव लिखा हुआ था, ठीक है, और एक तरफ श्री मोहम्मद शाम का नाम लिखा हुआ था। ठीक है,
अब पृथ्वीराज जो थे वो वहाँ से निकल लिए और दिल्ली जो थी, यानी कि दिल्ली जो थी वो दोबारा से तोमर रूलर पे आ गई, ठीक है। और दिल्ली के बाद फिर अगर हम देखें तो तुर्किश जो थे वो गंगा वैली में दोबारा से आ गए, मुस्लिम आर्मी जो थी उसने दोबारा से अजमेर पे कब्जा किया, और फिर पृथ्वीराज जो थे वो रणथंबोर में चले गए। और फिर पृथ्वीराज ने यहाँ एक नया पावरफुल एम्पायर किंगडम खड़ा किया जिसका नाम हम चौहान किंगडम बोलते हैं। चौहान रूलर्स अलग है, चौहान किंगडम अलग है, इस चीज़ को प्लीज़ गैस ध्यान रख लेना। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मैं मैप में आपको दिखा दूं एक बार, ये देखो आप, मोहम्मद गजनवी की हमने बात कर ली। अब मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। जब यहाँ पे गुर था उसने यहाँ पे राज कर लिया मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गजनवी के मरने के बाद। अब जब मोहम्मद गजनवी ने मरने के बाद राज कर लिया तो यहाँ पे वो आया यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। तोमर्स से जो चौहान ने अपनी 1191 में वापस ले ली थी, ठीक है, वो लड़ा यहाँ पे, है ना। अब जो वो लड़ा तोमर्स से, तो पृथ्वीराज चौहान से 2 बैटल लड़ा। बैटल ऑफ तराइन, जिसका पहला बैटल 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरा बैटल था 1192 में जिसमें मोहम्मद गौरी जीता, ठीक है। अब जब मोहम्मद गौरी जीत गया तो उसके बाद फिर अजमेर पे उसने बोल ली चलो तुम, पृथ्वीराज चौहान ने थोड़े दिन रूल किया अजमेर से, लेकिन वो वहाँ से बच के निकल गए कैसे ही। और उसके बाद फिर जो ये था गुद, ये फिर यहाँ पे दोबारा आने लगा, ठीक है, इस यानी कि गैंगेटिक बिहार बंगाल की तरफ भी ये बढ़ने लगा, ठीक है, गुद। अब इसे मोहम्मद गौरी, अब इसे हम डिस्कस कर लेते हैं वो बिहार बंगाल की तरफ कैसे कैसे बढ़ा, ठीक है। इसके बाद अगर कहाँ गया, हाँ, तुर्किश कनकेस्ट ऑफ गंगा वैली, जिससे हम बिहार बंगाल को गंगा वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो मैंने बताया था कन्नौज में किसका किंगडम था, गढ़वाल का किंगडम। गढ़वाल रूलर किसके थे, जयचंद्रा के। 20 साल से आराम से चुपचाप राज कर रहे थे, अरे मजे की खा रहे हैं भाई हम तो, है ना। अब इसके बाद फिर मजे की जब खाने लगे वो, तो मुजुद्दीन जो मोहम्मद गौरी था वो गजनी वापस चला गया, ठीक है। और जो इसके अफेयर्स थे इंडिया के वो छोड़ गया ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक से ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत में, जिसने 1206 एडी से मतलब 1292 सॉरी 1292 एडी से 1292 एडी से अपना राज स्थापित किया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जब वो गए थे ना 1292 एडी में, है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो मुजुद्दीन जो है वो वापस इंडिया आए, उन्होंने देखा कि अच्छा वो कन्नौज की तरफ बढ़े, है ना। और एक बैटल लड़ा गया मुजुद्दीन यानी कि मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में चंदावल 2 बैटल लड़े मोहम्मद गौरी ने। बैटल ऑफ तराइन का लड़ा एक तो पहला, और दूसरा लड़ा बैटल ऑफ चंदावल। और ये ही दोनों, इसमें चंदावल में ध्यान रखना है कन्नौज वाला राजा हार गया था, जयचंद्र हार गया था, है ना, और दोबारा से जीत गई। वहाँ पे उन्होंने मंदिरों में लूटपाट की, मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। अब क्या होता है आप समझो, ये जो 2 बैटल हार गए, तराइन बैटल हारने से चौहान रूलर यानी कि दिल्ली पे कब्जा हो गया था, तोमर रूलर तो बिल्कुल गया, है ना। चंदावर से आपका इधर कब्जा हो गया, बुंदेल गढ़वाल रीजन पे यानी कि बंगाल बिहार आपके कब्जे में आ गया। अब आप एक चीज़ समझो, नॉर्थ इंडिया आपका इतना कब्जे में आ चुका है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया आपका इतना कब्जे में आ चुका है, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो भाई, जिसके इतने नॉर्थ इंडिया कब्जे में आ गया हो वो यानी कि तुर्किश रूलर अब नॉर्थ इंडिया में फाउंड हो गया था, ठीक है। मुजुद्दीन जो था वो 1206 एडी तक जिंदा रहा, यानी कि मोहम्मद गौरी जो था वो 1206 एडी तक जिंदा रहा, ठीक है। अगर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कालिंजार, महोबा और इन सब खजुराहो पे चंदेला रूलर जो था इनका कब्जा कर लिया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ तक कि भीम थर्ड जो गुजरात का रूलर था उसे भी हरा दिया था, यानी कि अब वो गुजरात पे भी आने लगे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो जो खलजी रूलर था बख्तियार खलजी, है ना, बख्तियार खलजी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रूलर रहे। माना जाता है कि इन्होंने उड़ीसा को भी अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो थी बिहार नालंदा विक्रमशिला, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं पाल रूलर्स में, ठीक है, उस पर उन्होंने कब्जा किया। और अगर मैं इसके कब्जे की बात करूं तो उन्होंने फॉरेन ट्रेडर्स को, यानी कि जो बंगाल था, बंगाल पे, अच्छा आप एक चीज़ समझो, बंगाल पे तो लोग कब्जा क्यों करना चाहते हैं सर, एक चीज़ समझो, बंगाल था समुद्र के किनारे, यानी कि वहाँ होता था ट्रेड, ठीक है, वहाँ आते थे फॉरेन ट्रेडर, है ना, वहाँ होते थे इंटरनल रिसोर्सेज। बंगाल की धरती उपजाऊ, ठीक है, बंगाल की धरती पे बहुत सारे मिनरल्स भाई, जिसपे ये सारी चीज़ें होंगी। वो एक बात बताओ, बंगाल पे कब्जा क्यों नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए सबकी नज़र कहाँ बनी रहती थी, बंगाल पे। सबकी नज़र कहाँ बनी रहती थी, बंगाल पे, ठीक है।
अब मैंने आपको सेना रूलर्स दिखाया था, सेना ही रूलर्स था जिसने लक्ष्मण सेना जो वहाँ पे राज कर रहे थे। और हुआ क्या, जब ये बख्तियार खलजी साहब गए ना, तो ये खाली गए तो हॉर्स मर्चेंट बन गए, ठीक है। अब लेकिन वो पहुंच गए, लक्ष्मण सेना को हो गई कुछ गलत फहमी, है ना। लेकिन उसने सोचा तुर्किश आर्मी आ गई भाई, जिसने पूरा नॉर्थ पे अटैक कर लिया, वो सेना रूलर्स ने सोचा भाई आज तो गया। उन्होंने सोची बच जाओ कैसे, वो अपने महल से निकल लिए और बख्तियार खलजी ने उसे भी अटैक कर लिया, ठीक है। ये 1204 में बख्तियार खलजी यहाँ पे अपना काम कर रहा था, ठीक है। अगर बख्तियार खलजी की बात करूं तो फिर बख्तियार खलजी ने देखा अच्छा यार इसने तो उड़ीसा, मोहम्मद गौरी ने देखा इसने तो उड़ीसा पे भी कब्जा कर लिया। उन्होंने बख्तियार खलजी से बोला बेटा तुम जो बंगाल के आज से फॉर्मल गवर्नर हो, ठीक है। वो बख्तियार खलजी बहुत खुश हो गया, उसने बोले ठीक है अब तो मैं सब चीज़ पे कब्जा करूंगा, है ना। लेकिन बख्तियार खलजी गया असम पे कब्जा करने, असम पे कब्जा करने। भाई आर्मी को कुछ खाने ही ना मिला, ठीक है। आर्मी हो गई बीमार, उसने बोला हट निकल यहाँ से, मैं नहीं जा रहा वापस, है ना। आर्मी आ गई उनकी वापस, ठीक है। अब भैया अपने को तो अपने ही हराते हैं, कहते हैं ना जो उनकी आर्मी थी उसने ही उनको डेथ में पहुंचा दिया, उसने ही उनको मृत्यु में पहुंचा दिया, ठीक है। अब इसके बाद की हम बात करते हैं, जो मुजुद्दीन थे, गुरिद एम्पायर जो थे वो सेंट्रल एशिया में अपना कब्जा कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उनका ख्वारिज्म एम्पायर के साथ चल रहा था। और मुजुद्दीन जो थे ख्वारिज्म एम्पायर से हार चुके थे, यानी कि मोहम्मद गौरी जो था वो ख्वारिज्म एम्पायर से हार चुका था। अब आप एक चीज़ समझ लो, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी में, महमूद गजनवी में दो फर्क है ना। फर्क क्या है, जो महमूद गजनवी था वो हारा नहीं था कभी भी, ठीक है। वो जितने युद्ध लड़ा जीता, मोहम्मद गौरी युद्ध हारा, हालांकि इंडिया में नहीं हारा हो, लेकिन ख्वारिज्म रूलर्स ने उसे हरा दिया और इसके बाद हो गई उसकी टाटा बाय बाय, है ना। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन सैम महमूद रूलर इसकी हम तुलना कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ समझ लो, जो हिंदू ऑफिसर और सोल्जर थे वो महमूद और मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों के में थे, ठीक है। ये नहीं बोलते थे हम इस्लाम को बढ़ाएंगे, इस्लाम को बढ़ाएंगे, नहीं, ये तो बोलते थे अपनी ज़मीन बढ़ाओ, अपना राज बढ़ाओ, अपना शासन बढ़ाओ, और इसीलिए हिंदू इनके साथ काम करते थे, ठीक है। अब राजपूत की अगर मैं डिफीट की बात करूं तो राजपूत के डिफीट की यही बात रह सकती है सर, इकोनॉमिकली कमजोर थे, इकोनॉमिकली कमजोर थे, ठीक है। आपस में लैंड एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा था कि हम मेरी धरती तेरी धरती, है ना, मेरी धरती उगले सोना चांदी, तेरी धरती खाली खाली, ठीक है। और उसके बाद जो इनका डिफरेंस था वो ये था कि जो इनके पास टेक्नोलॉजी कम थी एक मिनट, इनके पास टेक्नोलॉजी कम थी, और उनके पास टेक्नोलॉजी कम थी, तो ये सारी चीज़ें थी जिसने इंडियंस को सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो वीकनेस किया, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि लोकल लोग जो थे वो बस अपना अपना भला देखने लगे और जो उनके राजा थे उनकी सहायता नहीं कर सकते। दूसरा एकता खालिसा सिस्टम आ गया था तुर्क्स ने, ये ध्यान रखना है सिस्टम किसने दिया था, तुर्क्स ने। बता देता हूँ एकता खालिसा सिस्टम क्या होता है। एकता खालिसा सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो जो एकता सिस्टम होता है वो वेस्ट में एशिया में था, जहाँ तुर्किश चीफ जो था वो एक लैंड मिल जाती थी उसे, पीस ऑफ लैंड एज एकता, ठीक है, और जिससे वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, है ना, और जो स्टेट के पास थे। लेकिन खालिसा में क्या होता था, खालिसा में रेवेन्यू जो था पीस ऑफ लैंड से डायरेक्टली सुल्तान के पास जाता था। इसमें तुर्किश चीफ जो थे, जैसे आपका गांव है यहाँ पे एक चीफ बना दिया, इसके ऊपर एक सुल्तान है, ठीक है, तो एकता में तो चीफ को मिलेगा और सुल्तान सीधे खालिसा सिस्टम से लेगा। ये दो सिस्टम थे सुल्तान में, इसलिए सुल्तान के पास आर्मी मजबूत हो गई, सुल्तान के पास आर्मी मजबूत हो गई क्योंकि लोगों को धरती मिल रही थी, ज़मीन मिल रही थी, है ना। और राजपूत जो थे वो डिसऑनर्ड हो गए, यानी कि राजपूत रूलर के पास जो है वो एक आर्मी नहीं रही, ठीक है। राजपूत रूलर जो है मोहम्मद गौरी के हाथ में आ चुके थे और वो हार चुके थे। इनका स्ट्रेटेजिक विजन भी नहीं था, उनका मतलब एक विजन नहीं था कि मुझे ये एरिया लेना, ये नहीं। अब जैसे महमूद गजनवी का तो साफ साफ था पहले दिल्ली पे रूल कर लो, बाकी तो पूरा कब्जे में है ही, तो इनका कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था। और इसके बाद हम बात करेंगे, मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो चुका है। हिस्ट्री के लिए हम एक बार पूरा मैप में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मैप में डिस्कस कर लेते हैं पूरा एक साथ। रुको एक मिनट, यहाँ से मैप डिस्कस कर लो। गुर एम्पायर सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम की हम बात कर चुके हैं, ठीक है, एक आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, गौरी ने 5 आक्रमण किए। गजनी पहले यहाँ था, गजनी की जब मौत हो गई मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गौरी फिर चौहान, ये रूलर्स थे, मैंने आपको बता दिया ना, याद कर लें, जैसे गढ़वाल कन्नौज, चौहान अजमेर राजस्थान। फिर यहाँ से चौहान ने तोमर से दिल्ली ले ली, फिर पृथ्वीराज चौहान से बैटल हुए कि बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ तराइन दोनों हुए 1191 में, 1192। उसके बाद फिर
बुंदे गढ़वाल पे गई है जो गुर था मोहम्मद गौरी। यहाँ पे चंदावल बैटल हुआ, ठीक है, यहाँ से इसने हरा दिया। अगर इसके बाद की मैं बात करूँ, जब ये बैटल हो गया तो फिर मोहम्मद गौरी राजपूत रूलर जो थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे। राजपूत रूलर की कोई अपनी एकता नहीं थी, है ना, हालांकि भाईचारे की बहुत भावना थी। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ, राजपूत रूलर के बाद की बात करूँ, तो फिर एक अगर आपको ध्यान हो तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने जब यहाँ पे कब्जा किया था बुंदेलखंड में, तो आला उदल भी इसी युद्ध में मारे गए थे, है ना। अगर मैं आपसे टर्म्स की बात करूँ जो इसमें टर्म्स आए हैं फेमस, एक तो बाउलिश टर्म आया है, बाउलिश टर्म आया है जो स्टेप्ड बैल के लिए होता था, स्टेप्ड बैल के लिए होता था, ठीक है। अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो अमीर टर्म आया है, अमीर जो तुर्क्स के लिए था। सुल्तान टर्म जो है वो भी तुर्क्स के लिए था, है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो और कोई सा टर्म आया हो तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी, फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा। और मैं अगर इसके बाद की बात करूँ, चचनामा जो है हमें बताती है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, चचनामा जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताती है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं और मुझे कुछ लग नहीं था, अगर मैं मोहम्मद गौरी की बात करूं, स्पेशली जो इसके अटैक रहे हैं, उसने 1175 में मुल्तान पे अटैक किया था, 1178 में माउंट आबू पे, 1191 में बैटल ऑफ तराइन, 1192 में बैटल ऑफ तराइन, 1194 में बैटल ऑफ चंदावल। उसके बाद इसका राज हो गया, यानी कि नॉर्थ इंडिया इतना इसका कब्जे में आ गया था मोहम्मद गौरी के कब्जे में। लगभग इतना एरिया इसके कब्जे में था, यानी कि इसने नॉर्थ इंडिया पे पूरे पे कब्जा कर लिया। अगर भाई नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लिया तो इसके बाद जो ये यानी कि राजपूत रूलर्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो गए। इनमें एकता की कमी रही, इकोनॉमिकली वीकर थे, टेक्नोलॉजी कमी थी। और इधर से अगर मैं सेनाज रूल की बात करूँ तो फिर हाँ, एक और चीज़ समझ लो, कुतुबुद्दीन ऐबक से डायनेस्टी की शुरुआत होती है, स्लेव डायनेस्टी की। लेकिन बख्तियार खलजी एक नाम आया है, बख्तियार खलजी को किसने मोहम्मद गौरी ने बंगाल का फॉर्मल गवर्नर बना दिया था, जिसने सेना पे रूल किया, लखनौती सेना को हरा दिया। और इसके बाद ये असम में भी जाना चाहा था, लेकिन असम में ये डर के भाग गया क्योंकि इसकी आर्मी ने ही इसको हरा दिया था, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी हिस्ट्री हम क्लियर कर चुके हैं गाइस। मुझे नहीं लगा कि हिस्ट्री में इसमें कुछ बचा होगा। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला हम चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं पूरा, एक डीप डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री आपको समझ आ गई होगी अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी ना बड़े ध्यान से। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कोई ऐसा टॉपिक लगेगा यदि मेरे पे नहीं आता। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी सब समझ आ गए होंगे। पूरा ऐसा लगा होगा हाँ भाई ये ऐसा लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। और इससे अगली वीडियो में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जो हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होगी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत होगी हमारी, कुतुबुद्दीन ऐबक से पूरी शुरुआत करेंगे, इसके पूरी दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी को क्लियर करेंगे। ये जो बुक है मैं आपको बता दूं, इस बुक का नाम सतीश चंद्रा है। मेडिवल स्पेशली यूपीएससी के लिए टीना डावी वगैरह सबने बोला है कि इस बुक को फॉलो करो, इसलिए मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई टॉपिक क्लियर करने में कोई दिक्कत है। अगर आपको कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, हालांकि आज बोलना नहीं चाहता था लेकिन एक बार तो सुन लो बस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आज आपको 20% समझ आ गया होगा ना, अगर आपने आज से पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो भी मैं गारंटी देता हूँ इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ना वो आपको 20% समझ आ गए होंगे। अगर आप 2 मिनट रुको तो मैं आपको इसको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं वीडियो थोड़ी सी पॉज करता हूँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 1 मिनट में दिखा देता हूँ मैं इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। ओके गाइस, चलो 2-3 क्वेश्चन है ना, देख लेना एक बार आप, है ना। मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखो, राजपूत रूलर वॉज मेन डिफेंडर ऑफ हिंदू रिलीजन, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना। डिसेंडेंट ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, बिल्कुल किया था। अच्छा, ग्रीक सिविलाइजेशन की कहीं बात हुई है? आप बताओ, ग्रीक सिविलाइजेशन की हमने कहीं बात करी है इसमें? बोलो कहीं ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करी है? नहीं करी। ए भी हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव है नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? ए वाला, ठीक है। अब अगले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र, जब हमने गुर्जर प्रतिहार डिस्कस किया था हरिश्चंद्र था, बिल्कुल था। कंक्वायर्ड एक्सटेंसिव टेरिटरी इन राजपूताना एंड कैपिटल विद अजमेर, इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है इसके ऑप्शन है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ ए एंड बी। ये तो सही है कि उन्होंने राजपूताना टेरिटरी पे कब्जा किया था, लेकिन ये सही नहीं है कि उनकी कैपिटल अजमेर थी। अगर आप गुर्जर प्रतिहार की बात करो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे हरिश्चंद्र के बाद वो भोज थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, यानी कि ओनली 1। हरिश्चंद्र जो है राजपूत गुर्जर प्रतिहार का एक इंपॉर्टेंट लीडर था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अब आप ये देख लो, जैसे गुर्जर प्रतिहार मैच द फॉलोइंग करना है इसमें आपको, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे कहाँ के रहने वाले थे? गुर्जर प्रतिहार जो थे भाई वो राजपूत रूलर थे और हरिश्चंद्र थे, ठीक है। और उन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, गुर्जर प्रतिहार ने जो कैपिटल बनाई थी अपनी भीनमाल कैपिटल बनाई थी। गुर्जर प्रतिहार ने कौन सी कैपिटल बनाई थी? भीनमाल। अब आप एक देख लो भाई, पहले का वी कहाँ?
बी वाला ऑप्शन कौन सा है, पहले का बी वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है ना। इससे अब आप अंदाज़ा लगा लो कि पहले का अगर बी वाला ऑप्शन सी है तो एक मिनट को इसे एक साथ ले आते हैं, हाँ ये रहा है ना। पहले का बी हो गया, ठीक है, पहले का बी हो गया, दूसरे का फिर ए हो जाएगा राज्यपाल कहाँ थे, कन्नौज में, तीसरे का फिर डी हो जाएगा सोलंकीज कहाँ थे, एनहिलबिल्ड में, और दाहिर कहाँ थे, एरोल में, ठीक है। ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें पूछ रहा है इन करेक्ट हिस्ट्रीज करेक्टली मैच, है ना। तो कैलिफेट जो है वो निश्चित रूप से इस्लाम जो मोहम्मद थे उन्होंने बनाया था, ठीक है। हिज्र जो था वो मुस्लिम क्लेन थी, यानी मुस्लिम राज्य ही था, कोई सब्जेक्ट नहीं था, है ना। जम्मीस जो थे वो फॉलोअर ऑफ इस्लाम मुस्लिम थे, ठीक है। तो हिज्र देखो, है ना, तो यहाँ से कौन सा सही है इसमें, करेक्टली मैच यही कैलिफेट वाला ही सही है, ठीक है, फॉलोअर ऑफ इस्लाम। कैलिफेट आपको याद हो, बैत कैलिफेट मैंने आपको बताया था अभी, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दोगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। फिरदौसी ने किताब ए हिंद लिखी थी, भाई एकदम पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अलबदूनी ने, देखो अलबदूनी ने तो लिखी थी किताब ए हिंद, और शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने, तो आपस में गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, नन ऑफ द एबव, दोनों चीज़ बताई थी आपको। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन पर चलूँ तो हिंदू किंगडम जो है अगेंस्ट मुस्लिम रूलर जो है वो क्या था, उनका फेलियर का कॉज क्या था, कॉज लैक ऑफ यूनिटी, मैंने बताई थी लैक ऑफ, यानी राजपूत रूलर्स के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं निश्चित रूप से। और जो मुस्लिम रूलर्स के पास थे उनके पास मैंने बताया था कैवलरी बहुत अच्छी थी, यानी कि राजपूत रूलर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो गया इसका, सी, है ना। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, बैटल ऑफ तराइन चंदावद, है ना। अब ये बताओ बैटल ऑफ तराइन किसके बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान डायनेस्टी मोहम्मद गौरी, है ना, बिल्कुल सही था इसमें। बैटल ऑफ चंदावर जयचंद्र ऑफ कन्नौज कुतुबुद्दीन ऐबक के कहाँ बीच लड़ा गया था, भाई इसने ही लड़ा था मोहम्मद गौरी ने, यानी दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। ऑप्शन क्या हो गया इसका, ओनली ए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, हाउ डिड द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध बाई मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम पे आगे देखो, मैनी अरब ट्रैवलर्स स्टार्टेड विजिटिंग सिंध, बिल्कुल आए थे, है ना। इंडियन मेडिसिन, एक मिनट सॉरी, इंडियन मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी जो है वो अरब्स में आई थी, इंडियन नुमरल अरेबिक, बिल्कुल ये अरब अरब सब आने लगे थे, इसलिए इसने कब्जा कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये इसके और कोई क्वेश्चन बचा क्या, गुर्जर प्रतिहार, ये तो हम सारी चीज़ डिस्कस ही कर चुके हैं ना। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अगर इससे पहले आपने, फिर वही वाली बात है, KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको मैप भी भेज दूंगा, इस पूरी PDF भेज दूंगा, अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाइक शेयर करते रहो यार। गाइस मैंने बहुत कोशिश की इस वीडियो को अच्छी बनाने की, बहुत अच्छे से डिस्कस करने की, बहुत अच्छे से जोक क्रैक हो नहीं पाया आज, पता नहीं क्यों सामने नहीं थे आप, है ना, नहीं तो जोक भी क्रैक करते हैं। बस आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे मुझे उतना, आपको उतना फ़ायदा मिलने वाला है। मैं अच्छे से अच्छे अगले में हम दिल्ली सल्तनत डिस्कस करेंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बहुत जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।